प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं अरे विहान के सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय नंबर 1 की चर्चा करेंगे, है ना। हमने कक्षा 11वीं में बहुत अच्छे तरीके से भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ रखा है, तो अब हमको कक्षा 12वीं में ज्योग्राफी में अध्याय नंबर 1 अर्थात मानव भूगोल की चर्चा करनी है। हम मानव भूगोल को समझेंगे और समझने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो भौतिक भूगोल के साथ अंतर संबंधित है। ठीक है, तो बेटा ये आपका अध्याय नंबर 1 है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं इसका विषय क्षेत्र। ये सारी की सारी चर्चाएं हमारी होने वाली है इस अध्याय के दौरान। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं भाई? अध्याय हो गया, तो अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन हमको हमारे बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, है ना भाई। पढ़ना तो है, किताबें आपके पास हैं, लेकिन ऐसा गुरुदेव आप क्या पढ़ा देंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हमको उससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? परिचय तो हम पढ़ ही लेंगे, भूगोल की मुख्य शाखाएं पढ़ लेंगे कि आखिर कौन कौन सी ब्रांचेस है किसकी, हमारी जियोग्राफी की। इसके बाद मेरे भाई हम लोग मानव भूगोल की परिभाषाएं देखेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी हैं। आप उसमें रेड्जल का परिभाषा देखेंगे, आप सैंपल महोदय की परिभाषा देखेंगे, और आप लोग विडाल डी ला ब्लास जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है उनकी परिभाषा ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ेंगे भूगोल की आखिर प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में आप यहां पर पढ़ने वाले होंगे, और विश्वास रखना मैं चुटकियों में आपको याद करा दूंगा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ पाएंगे मानव का प्रकृतिकरण। आखिर मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है और प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। ये दो परिभाषाएं हैं, एक सकारात्मक है ये वाली, और बेटा ये आपकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है ना। प्रकृति किस प्रकार से मानव को संचालित करती है, मानव किस प्रकार से प्रकृति का दास है, नियतिवाद कहता है ना। ये सारी चर्चाएं हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आपके जो ब्लाश महोदय वो इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, अपोज भी करेंगे रेड्जल की परिभाषा को, तो हम सब कुछ यहाँ पर इत्मीनान से पढ़ रहे होंगे। फिर पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है, जिसको हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं, जिसको मेरे भाई हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं। ये भी बड़ी हमारी चर्चा यहाँ पर होंगी, है ना। इसके दो प्रवर्तक हैं, एक आपके रेड्जल, दूसरी आपकी सैंपल महोदया, जिन्होंने रेड्जल के विचारों को अमेरिका में पहुंचाया था। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे संभववाद। याद करो ब्लाश महोदय कि भैया हम गुलाम नहीं है, हम मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, है ना, संभववाद कहता है। ठीक है, फिर हम लोग नव निश्चयवाद पढ़ रहे होंगे टेलर महोदय के बारे में, है ना, जो कि ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता है, जिन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, किसको, निश्चयवाद को और संभववाद को। तो हमारी चर्चाएं यहां पर भी हो रही होंगी। अब देखो ये मैंने यहां पर इसको अलग क्यों लिखा, मैं चाहता तो एक बार समझा सकता था, पर नहीं भाई, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं बारंबार, बोर्ड वाला यहां पर टैकल करता है, भैया यहां से बताओ मुझे। और इस साल तो मैं कह रहा हूं बेटा इस पर स्टार लगा लो, क्वेश्चन बनेगा नव निश्चयवाद से। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ रहे होंगे मानव भूगोल की आखिर कौन कौन सी शाखाएं हैं, और मानव भूगोल के उपागमों का विकास क्रम क्या है ना। किस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद के दौरान क्या था, है ना, उत्तर उपनिवेशवाद में व्यवस्थाएं कैसी थी, डिकेड ऑफ 1930 1930 के दशक में किस प्रकार की चर्चाएं थी, है ना। फिर 50 से 60, फिर 70, फिर 90। तो बेटा ये जो पूरा कालक्रम है वो हम कुछ यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पर विश्वास दिला रहा हूं कि इस अरिविहान की प्लेटफॉर्म पर आपका अध्ययन संपूर्णता के साथ होगा। मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, वो सारे टॉपिक जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने हैं, बनने हैं, वो सारे टॉपिक मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि यहां से आपके प्रश्न आएंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, समझेंगे, तो आप मेरी बात से रिलेट करोगे, सर जी हाँ, इन सारे टॉपिक से प्रश्न आए हैं, चाहे वो आपके लघुत्तरी में आए हों, पर प्रश्न तो आए हैं। एक एक नंबर हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर और लूजर बनाता है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्न को हमें पढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, चलिए आगे कुछ मेरे बारे में बातचीत कर रहा है। मेरा नाम क्या है, बड़ा अच्छा नाम है, दीपक, है ना, मैं हमेशा प्रकाश देता हूं। ठीक है भैया, मेरा नाम दीपक और मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, और विश्वास मानो ऐसा पढ़ाऊंगा ना तुमको इश्क हो जाएगा, क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत ज्योग्राफी है। मैंने दुनिया में कई लोगों से प्यार किया, मतलब माता पिता से भी, उसमें से एक मोहब्बत मेरी ज्योग्राफी भी है। मतलब कई लोगों से, मतलब ज्योग्राफी से मैंने प्यार किया, गलत मत लेना, ठीक है, तुम सब यार गजब प्राणी हो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपके लिए हम लेकर के आए टॉपर बनाने वाला क्या, उन्नति बैच।
उन्नति बैच जो कि आपको इस साल टॉपर बनाने वाली है। तो भैया मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टॉपर बनाने वाले उन्नति बैच से। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है मेरे भाई, ये जो पूरा बैच है वो आपको मात्र 51 रुपए मिलेगा। साल भर आप लोग हमसे पढ़ रहे होंगे हमारी बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे होंगे, और उसके लिए आपको मात्र कितने रुपए देने हैं, 51 रुपए। मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस ऑनलाइन की दुनिया में इतना शानदार इनिशिएटिव जो हमारे अरिविहान ने लिया है शायद ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म ने लिया हो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको मात्र 51 रुपए में साल भर पढ़ाने वाली है और कंटेंट के साथ पढ़ाएगी। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट वो भी आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि मैं कैसे चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर आपको लाइव क्लासेस हैं, टॉपर के आपको नोट्स दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे और डाउट सॉल्विंग, ये सारी व्यवस्थाएं आपको यहां पर मिलने वाली हैं अरिविहान के उन्नति बैच में। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपको टॉपर बनाएगी। ठीक है, ये हमारे टॉपर्स हैं। अगर मेरे भाई हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे टॉपर्स हैं इस साल यूपी बोर्ड्स के, है ना। यूपी बोर्ड के आपको ये सारे के सारे टॉपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छा इनिशिएटिव जो हमारे रितेश सर ने लिया, है ना, उन्होंने सबसे अच्छा इनिशिएटिव लिया बेटा कि मात्र 51 रुपए। वैसे 51 रुपए का शगुन भी होता है, आप लोग अगर कहीं शादी में जाते हैं ना तो आप लोग शगुन देते हैं, और शगुन का रुपए जो 51 रुपए है, एक बार आप हमारे साथ इस शगुन को देकर देखिए, हम आपको टॉपर बनाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर टॉपर दे रखा है ना। और ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव जो हमारे रितेश सर ने आपके लिए लिया है। क्यों लिया? क्योंकि मेरे भाई उन्होंने इस व्यवधान को दूर किया है कि अगर किसी बच्चे के पास पैसा ना हो तो बेटा उसकी एजुकेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमने देखा है बहुत बहुत फीस है एक एक बैच की, सर ने बोला कि नहीं, पैसा व्यवधान नहीं बनना चाहिए। अगर कोई बच्चा सच में सीरियस है, उसे पढ़ना है, वो ग्रामीण परिवेश से आता है, वो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके से आता है, तो बेटा उसके लिए पैसा व्यवधान नहीं बनेगा। इसीलिए मात्र शगुन के तौर पर, आप समझो ना कि आप शगुन दे रहे हो, आप मात्र शगुन के तौर पर हमारे साथ जुड़िए और हम आपको टॉपर बनाएंगे। इतना प्यारा इनिशिएटिव है, मैं तो कहूंगा कि बेटा ये इनिशिएटिव आज तक इस ऑनलाइन दुनिया में शायद ही किसी ने लिया होगा। बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है। मात्र 51 रुपए में आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, संपूर्णता के साथ अध्ययन करेंगे, बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे होंगे और अपने सपनों को साकार करके डिस्ट्रिक्ट नहीं यार, स्टेट टॉपर बन रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट टॉपर का सपना अच्छी बात रखो, लेकिन जब मुझसे पढ़ो, हमारी टीम से पढ़ो, रितेश सर के साथ में पढ़ो, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्या है भैया? स्टेट रैंक लगानी है, स्टेट टॉपर बनना है ना। अच्छा, अब बेटा ये आपको मिलेगा क्या क्या, उन्नति बैच में आपको मिलने क्या वाला है ना। ऐसा नहीं है कि बेटा हमने बस 51 रुपए दे दिया तो हम आपको कुछ देंगे, नहीं, हम आपको सब कुछ देंगे। पूरे साल आपकी लाइव क्लासेस हो रही होंगी, है ना। फिर टॉपर के आपको नोट्स मिलने होंगे, ऑलरेडी जो टॉपर बन चुके हैं उनके नोट्स भी अपलोडेड हैं, आप उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, डीपीपी मिलेगा आपको विथ एक्सप्लेन, हम मतलब उसके साथ हम आपको उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, फिर डाउट सॉल्विंग, अगर आपके मन में कोई डाउट है आप फटाफट वहां पर जाइए, आपको वहां पर आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। फिर टॉपर्स का गाइडेंस, वो टॉपर उनका टाइम टेबल क्या था, उन्होंने कैसे पढ़ाई की है, उन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट में कितना अपना टाइम दिया है, वो सब भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में टकराने वाले हैं, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 51 रुपए में। मात्र 51 रुपए में शगुन के पैसे में आपको हम ये सब कुछ देने वाले हैं। और बेटा एक बार अगर आप इस मुहिम से आप जुड़ जाएंगे, विश्वास मानिए बहुत शानदार होने वाला है, आप अपने करियर पे 4 चांद लगाने वाले हैं। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि इनके इसी इनिशिएटिव से शिक्षा मंत्री जी ने इनको सम्मानित किया है। रितेश सर का जो इनिशिएटिव है कि पैसा व्यवधान नहीं बनना चाहिए, बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, तो बेटा उनके इसी इनिशिएटिव के लिए मेरे भाई क्या किया गया है, शिक्षा मंत्री जो है उनको सम्मानित भी किया गया है। एक बहुत ही प्यारा कदम है, इस कदम की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। तो इस कदम में हम भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं और हम चाहते हैं हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा हमारे साथ जुड़े। एक बार आप जुड़िए हमारे साथ और देखिए क्या हमने जो आपसे यहाँ पर प्रोमिसेस किए हैं क्या वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। विश्वास मानिए मैं अपने शब्दों के लिए जाना चाहता हूं, अगर मैंने आपसे कहा है कि हम आपको वो सब कुछ देंगे तो एट एनी कॉस्ट आपको देंगे, विश्वास रखिएगा। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम लोग अपने इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो भैया ये सब कुछ जो हमने आपको बताया उसके बाद हम लोग आते हैं भैया कहां पर, तो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग मेरे भाई, अपने आ जाते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक पर आने के साथ साथ
हम ये समझते हैं कि हमको कैसे इस यात्रा को, चैप्टर नंबर 1 की जो यात्रा, इसे हम लोग पूरी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर आपको एक बच्चा दिख रहा होगा और यहां पर आपको 2 तस्वीरें दिख रही होंगी, दिख रही है, दिख ही रही होगी यार। बेटा पहली तस्वीर में आपको यहां पर प्रकृति के दर्शन दिख रहे होंगे, दिख रहा है। अगर आप लोगों ने कक्षा 11वीं अच्छी से पढ़ी होगी तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे। यहां पर आपको कुछ मानवीय गतिविधियां दिख रही होंगी, है ना, यहां पर आपको कुछ मानवीय गतिविधियां दिख रही होंगी, है ना। अब आप कहेंगे सर जी मानवीय गतिविधियां कैसे? तो भैया ये देखो, ये कार है, कौन चला रहा है? तो मानव चला रहा है। ये ट्रक है, कौन चला रहा है? तो कोई मानव चला रहा होगा। ये फैक्ट्री है, इस पे काम करने वाले कौन होगा? तो मानव होगा। तो उसके द्वारा यहाँ पर गतिविधियां हैं। अब आपको जो कक्षा 12वीं पढ़ना है वो इन्हीं के बीच का सामंजस्य पढ़ना है ना, इसी के बीच का आपको सामंजस्य पढ़ना है। ये 2 तस्वीरें हैं। जब हम प्रकृति के साथ कार्य करते हैं तो चीजें सकारात्मक होती हैं, है ना, ये प्रकृति की सुंदरता है। लेकिन जब हम उसके विपरीत हो जाते हैं तो ये प्रकृति की कुरूपता है ना। अब इनके बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, वहीं आपको पढ़ना है, वहीं आपको मानव भूगोल के माध्यम से पढ़ना है ना। इन दोनों तस्वीर को याद रखिएगा, है ना। ये प्रकृति की सुंदरता का चित्रण कर रहा है और ये प्रकृति की कुरूपता का चित्रण कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, प्रकृति को कुरूप करने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा तो वो रहा मनुष्य का। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक जानवर है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, है ना। कुछ हम लोग यहाँ पर अपनी चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि मैं आपसे बात करूं सबसे पहले भूगोल के बारे में, है ना, तो भूगोल का मतलब आप लोग जानते होंगे। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। बोलो भैया पता है कि नहीं पता है? जितने बच्चों को पता है वो फटाफट बोलेंगे सर जी बिल्कुल हमें पता था, हमने बचपन से पढ़ रखा था, कौनो टेंशन वाली बात नहीं है ना, कौनो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर भूगोल को हम लोग तोड़ दे, इसका संधि विच्छेद कर दे, तो क्या निकल के आता है? निकल के आता है भैया भू धन गोल आता है। भू मतलब क्या होता है? भू मतलब होता है पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, अवनी, कुछ भी कह दो। पृथ्वी कैसी मेरे भाई? गोल है। तात्पर्य जहां पर भी गोल पृथ्वी का अध्ययन होगा वहीं भूगोल है ना। गोल पृथ्वी का अध्ययन या फिर पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा मेरे भाई? ये आपका कहलाने वाला है मेरे भाई क्या? तो भूगोल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अगर हम लोग ज्योग्राफी को तोड़ते हैं बेटा, ये आपका आता है जियो प्लस ग्राफिया। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकल करके आएगा भैया? इसको यदि आप तोड़ेंगे तो भैया निकल के क्या आएगा? जियो प्लस ग्राफिया। जियो मतलब क्या होता है? जियो मेरे शेर, जियो मेरे शेर नहीं, मतलब अर्थ, और इसका मतलब होता है टू स्टडी, है ना, मतलब पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा भैया? पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है मेरे भाई? तो ज्योग्राफी कहलाता है या भूगोल कहलाता है। ये बहुत ही छोटी सी बात है। उम्मीद करूंगा कक्षा 12वीं के छात्र को ये बात पता होगी, है ना। आप कक्षा 12वीं में है और ये कक्षा 6वीं और 7वीं का मामला है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पता है? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भैया। इसी पूरी अर्थ के बारे में हमें चर्चा करनी है, इसी पूरी अर्थ के बारे में हमें चर्चा करनी है। याद रखना, इस अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन हम क्या करेंगे? मानव के साथ इसका संबंध पढ़ेंगे, है ना। मानव के साथ क्या पढ़ेंगे? इसका हम लोग संबंध भी पढ़ेंगे। अब ये संबंध कैसे हो सकते हैं? तो भैया इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? मानव के साथ संबंध। अब मानव के साथ संबंध मेरे भाई सकारात्मक भी हो सकता है या हम कह सकते हैं भैया पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और आपका नेगेटिव भी हो जाएगा। कहेंगे सर जी कैसे? तनिक प्रश्न किया करो चाचा, है ना। देखो जब भी ये सारे अध्याय पढ़ो ना तो प्रश्न किया करो, है ना, कि भैया हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो देखो नॉर्मल सी बात है, जब सामंजस्य स्थापित हो जाएगा ना, है ना, तो संबंध सकारात्मक हो जाएंगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं एकदम अपनी लिमिट में कर रहे हैं, अपनी मर्यादाओं में कर रहे हैं। लेकिन जब हम दोहन करने लगते हैं किसका? प्रकृति का, तो भैया नकारात्मकता आ जाती है। और अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, है ना। तो हमें यही सब कुछ पढ़ना है यहाँ पर, और हम लोग इस बुक पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम प्रकृति के साथ मानवीय संतुलन को स्थापित कर सके, है ना। यही पूरा पढ़ना हम लोग को। अब इसी को हम लोग धैर्यता के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, पढ़ लेते हैं। ठीक भैया? अरे बोलो यार, हाँ है ना, कुछ तो बोला करो चाचा। चलो भैया, तो ये आप लोग की कुछ यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन भी है और इस इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ने का जो कि क्या है प्रयास करते हैं और कर लेते हैं। रंग सुंदर हमको ये लग रहा हम लगा लेंगे, ठीक है। रंग डालो फेंको गुलाल। अब यहाँ लिखा है भूगोल, शब्द को
भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और भू मतलब अर्थ और गोल मतलब राउंड, अर्थात गोल पृथ्वी का अध्ययन, है ना, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो जियोग्राफी वर्ड का यूज होता है, जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब उसका वर्णन करना। मूल अर्थ क्या निकलेगा, पृथ्वी का वर्णन करना या उसका अध्ययन करना। ठीक है, कौनो टेंशन लेने वाली बात यहां नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, भूगोल के जनक कौन से हैं, बताइए। आप लोग कक्षा 12वीं में हैं, परंतु आपको ये सब बताना पड़ रहा है, सोचिए, बड़ी दिक्कत है यार, चलो कोई बात नहीं। भूगोल शब्द यहां लिखा है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने। ये देखो हमारे चचा जान, देखो ये चचा जान की फोटो लगी है, इरेटोस्थनीज, है ना, इन्हीं महोदय का नाम लिखना तुम लोग। ठीक है, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। अब यहाँ पर हिकैटियस दिया हुआ है, तो कुछ बच्चा कहेगा सर जी दो दो मामला कैसे आ गया यार, तुम भी यार चचा टाइप के आदमी हो क्या। पर मैं चचा नहीं हूं, मैं दादाजी हूं। देखो भैया, हिकैटियस और इरेटोस्थनीज, देखिए हम लोग जब स्टेट बोर्ड की बात करते हैं ना तो एनसीईआरटी में आप लोग का ये दिया गया है, याद रखिएगा। पर जब हम लोग बिहार बोर्ड में जाते हैं ना तो वहां पर इन व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो, है ना, या तो वो इरेटोस्थनीज दिया रहेगा या तो आपका हिकैटियस दिया रहेगा, दोनों चीज नहीं पूछी जाएगी, एकदम क्लियर कर देता हूं। अब हिकैटियस की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी एक पुस्तक है जस पेरिओडियस, इनके एक पुस्तक, एक किताब है जिसका नाम है जस पेरिओडियस, जिसमें इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी का विस्तृत वर्णन किया था, है ना, इसीलिए यहां पर इनकी बात कही जा रही है। तो मेरे भाई अगर हिकैटियस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, वैसे ये क्वेश्चन आपके कहां बनेंगे, ये क्वेश्चन बनने की संभावना होगी तो आपके एमसीक्यू में आ जाएगा, इसके इतर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो या तो वहां पर हिकैटियस होगा या तो वहां पर इरेटोस्थनीज होगा, दोनों नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, आप लोग आराम से इस पर क्लिक करेगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात और लिखी है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, आपके फ्रेडरिक रेटजेल है। इनके बारे में चर्चाएं आगे करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्हीं को बेसिकली हमें पढ़ना है ना, सारा फोकस इन पे रहेगा और इनके एक शिष्य है सैंपल महोदय, उन पर रहेगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आप लोग का आता है ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी या फिर भूगोल की शाखाएं, है ना, भूगोल की शाखाएं, है ना, यहां हमको पढ़ना है। तो मुख्य रूप से हमको पता है कि मेरे भाई दो हो जाएंगी, जहां तक मेरी नॉलेज कहती दो हो जाएगी, अरे बोलो यार। एक आपका हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज भौतिक भूगोल, थोड़ी मेरी अंग्रेजी कमजोर है, याद रख लेना, ठीक भैया। एक आपका हो जाएगा भौतिक भूगोल एंड द सेकंड इज आपका हो जाएगा भैया क्या, तो मानव भूगोल, अरे ह्यूमन ज्योग्राफी, अरे बोलो यार, हाँ या ना, चलो ठीक है, मानव भूगोल हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें चर्चाएं करनी है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर चर्चाएं करनी है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना भैया, यही आपका क्या, ये आपका भौतिक भूगोल है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, बेटा भाई यही आपका क्या, फिजिकल ज्योग्राफी है भौतिक भूगोल, और ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये आपकी मेरे भाई क्या, तो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, भौतिक वो सॉरी मानवीय भूगोल। यहां पर आप देख रहे हैं भौतिक भूगोल में आपको पर्वत दिख रहा है ना, नदियां दिख रही हैं, ज्वालामुखी दिख रहा है, भालू दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है ना। तो वो सारी चीजें जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं वो आपके भौतिक भूगोल में आती। कक्षा 11वीं में आप लोगों ने यह अध्ययन किया था, है ना, कक्षा 11वीं में आप लोगों ने अध्ययन बहुत अच्छे से किया है। अब ये मानवीय भूगोल है जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है और मानवीय क्रियाकलाप संबंधित होते हैं, वो आपका किसमें आ जाएगा, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हो जाएगा। ये देखो सब कुछ, ये रोड मानव बना रहा है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मानव बना रहा है, एरोप्लेन, सैटेलाइट, सब कुछ मानव बना रहा है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्या पढ़ना है, तो संबंध पढ़ना है, अंतर संबंध पढ़ना है। ठीक है, यही चर्चा हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया हरी, तुम लड़के बड़े शानदार हो यार, मतलब मानना पड़ेगा, भौकाली आदमी हो। अच्छा, एक थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन उसको देख लीजिएगा, एक थोड़ी यहाँ पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, थोड़ा उसको पढ़ते चलिएगा। अब वो क्या है, अब देखिए ना, ये बोल रहा है कि भूगोल सामाजिक विज्ञान, अब मतलब सोशल साइंस, कक्षा 10वीं में पढ़ रखा था हमने, कक्षा 10वीं में पढ़ रखा था, बोलो हाँ है ना। इसकी एक शाखा है, ब्रांच है इसकी मेरे भाई, एक शाखा है जिसमें पृथ्वी के स्वरूप जैसे क्या भैया, पर्वत, महासागर, मैदान, नदियां आदि और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जा रहा है। भूगोल क्या है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखाएं हैं। भूगोल सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन किसका करते हैं, पर्वतों का, महासागरों का, मैदान का, मरुस्थल का, है ना, आपकी नदियों का, जो आपके प्राकृतिक झरने होते हैं उनका, जो आपकी प्राकृतिक झीलें होती है, इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं इस पर। ठीक है, इसके साथ ये भी देखा जाता है कि मनुष्य और प्रकृति, कितनी सुंदर लाइन लिखी गई है, कितनी सुंदर लाइन लिखी गई है, क्या लिखी गई है, मनुष्य और प्रकृति के बीच किस प्रकार संबंध है, मनुष्य और प्रकृति के बीच किस प्रकार संबंध है, ये भी मेरे भाई यहां पर चर्चा होती है। ठीक भैया, भूगोल वो अध्ययन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पृथ्वी मतलब अर्थ, मनुष्य, ह्यूमन के बीच पारस्परिक संबंधों को समझते हैं।
भूगोल का तात्पर्य क्या होता है? भूगोल एक लिविंग सब्जेक्ट है, इतना याद रखो। अगर तुम में से किसी बालक ने भूगोल को सब्जेक्ट चुना है, एक लिविंग सब्जेक्ट है। आपके आसपास की सारी परिघटनाएं इससे संबंधित होती हैं। इवन आपके खान पान से लेकर के, आपके रहन सहन से लेकर के, आपके वर्ण से लेकर के, कि आप गौर वर्ण के होंगे, कि आप श्याम वर्ण के होंगे, सब कुछ किस पर डिपेंड होता है? ज्योग्राफी पर। जैसी वहां की भौगोलिक अवस्था होगी, आप बिल्कुल वैसा वहां पर हो रहे होंगे, या बिल्कुल वैसा वहां पर रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। भूगोल को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे दो मुख्य शाखाओं में बांटा जाता है, या दो मुख्य भाग में बांटा जाता है ना। पहला क्या मेरे भाई? तो पहला आपका क्या भैया? पहला मेरे भाई आपका क्या है? भौतिक भूगोल, है ना। पहला आपका है भौतिक भूगोल, दूसरा आपका मेरे भाई क्या है? तो मानव भूगोल है ना। पहला है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा आपका क्या भैया? तो मानव भूगोल है। और भौतिक भूगोल क्या है? इसमें पृथ्वी की उन चीजों का अध्ययन किया जाता है जो किसके द्वारा निर्मित है? प्रकृति द्वारा। मैंने अभी बताया आपको। ठीक भैया। जैसे पर्वत, नदियां, मिट्टी, वन, मौसम, वायु, जल, सब कुछ किसने बनाया है? इस नेचर ने बनाया है। तो ये किसमें आ जाएगा? आपके भौतिक भूगोल में आ जाएगा। आप लोग कभी पता नहीं घूमने जाते नहीं जाते, लेकिन कभी मन करना झोला टांगो निकल जाओ घूमने के लिए, है ना। जितना ज्यादा घूमोगे उतना ज्यादा प्रकृति को महसूस करोगे, उतना ज्यादा खुद का डेवलपमेंट करोगे, है ना। इसीलिए हमेशा घूमना, ऐसा नहीं कहीं रोड पे खड़े हो चौराहेबाजी करो, नहीं, वो नहीं करना है। हम घूमेंगे, हम प्रकृति को समझेंगे। कभी मन करे किसी हिल स्टेशन चले जाओ, किसी आइलैंड चले जाओ, है ना, किसी बड़े बड़े जितने भी हमारे नेशनल पार्क है वहां चले जाओ, समझो, देखो क्या मामला है। मैं सच में बहुत ज्यादा इस चीज को मानता हूं, और इवन मैं बहुत जगह जा भी चुका हूं, तो मुझे लगता है यार यहाँ पे चीजें मुझे जाकर के पता चलेंगी, है ना। तो इसीलिए निकलो यार, कक्षा 12वीं में आ चुके हो, अगले साल कॉलेज जाओगे, तो कॉलेज में किसी को बाइक पे ले जाने से अच्छा है खुद टांगो झोला और निकल जाओ यार, बड़ा मजा है। अकेले जीवन जीने में जो आनंद है ना प्रभु, नहीं मिलता है। समझो प्रकृति को, और आप जितना जाओगे देखोगे उतना सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा आपके अंदर कि यार ये है तो क्यों है ना। आप तब समझ पाएंगे चीजों को, और इतना मजा आता है ना मेरे दोस्त, इतना मजा तुमको कहीं नहीं आएगा। ठीक है। अब यदि हम लोग मानव भूगोल की बात करते हैं, अगर मेरे भाई यदि हम लोग किसकी बात करते हैं, यदि हम लोग मानव भूगोल की चर्चा करते हैं, तो क्या मेरे भाई है कि मेरे भाई ये उन चीजों का अध्ययन है जो मनुष्य द्वारा क्या की गई, मनुष्य द्वारा बनाई गई, जहां पर मनुष्य क्या करता है? तो रहता है ना। ये मेरे भाई क्या है? ये उन चीजों का अध्ययन करता है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, और जहां पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जहां पर रहता है। जैसे जैसे मेरे भाई गांव हो गया, शहर हो गया, घर हो गया, सड़कें हो गई, रेलवे लाइन हो गया, कारखाने, कृषि बाजार हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल किसके? मानव भूगोल के। ठीक है। फिर सरल शब्दों में हम अगर कहें तो जहां भी मनुष्य और उसका कार्य प्रकृति से, जहां भी मनुष्य और उसका कार्य किसके मेरे भाई? तो प्रकृति से आपस में जुड़े होते हैं, वहीं पर क्या मेरे भाई? वहीं पर आपका मानव भूगोल है। मानव भूगोल की उत्पत्ति कब हो रही? तो 18th सेंचुरी के आसपास हो रही है। क्या आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठता? अगर आप एक सीरियस छात्र, आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठता कि सर जी ये उत्पत्ति 18th सेंचुरी के आसपास हो रही है ना। मतलब इसको किसी ने समझाया तो होगा ना। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ रही है जब तक उसके पीछे कोई थ्योरी नहीं बता रहा है, आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो ऐसा किस लिए हो रहा है। अब जब इनके बीच में संबंध पड़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। कभी दिमाग नहीं लगाते हो यार, कश्मीर में इतनी सुंदरता कैसे है यार, है ना। आता है ना कश्मीर की कली, मूवी देखी नहीं देखी है? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। बताओ, शायर जी कह रहे हैं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। कभी प्रश्न नहीं उठता कि यार कश्मीर में इतनी सुंदर लड़कियां कैसे हैं, इतने बड़े बड़े इतने हिस्फुल लड़के कैसे हैं, इतने गोरे लोग कैसे हैं। वहीं जब हम लोग जाते हैं कहां पर? साउथ में, तो हमें नहीं दिखते। सोच रहे हो इस बात को? इस बात को जब तुम लोग समझने लगोगे ना, तब तुमको भूगोल पढ़ने बड़ा आनंद आ जाएगा। लेकिन उसके पहले भैया चाचा समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है तुम सब मेरे हैरी हो, मजा तुमको आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया हैरी। तो भैया अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक भैया, चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। देख रहे हो गाय वाय सब लेके बैठे हुए हैं, है ना। अच्छा, इनको मेरे भाई आप लोग मानव अधिवास भी कह सकते हैं। इसको मेरे दोस्त आप लोग क्या कह सकते हैं? तो मानव अधिवास भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको मेरे भाई आप लोग मानव अधिवास भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई ये आप लोग का है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर कम से कम 4 स्टार इसको दे देता हूं, है ना। मानव भूगोल की परिभाषाएं, है ना। हर साल प्रश्न आते हैं, तो इस साल भी आने की संभावना है। अब पढ़ने में क्या दिक्कत, पढ़ लेते हैं। जब आप इनकी परिभाषाएं पढ़ रहे होंगे तो याद रखना, इसमें एक व्यक्ति को आपको पढ़ना है रेडजेल, ठीक है। एक आपको पढ़ना है सैंपल, और एक आपको पढ़ना है कौन? विडाल, विडाल, विडाल डी ला
ब्लाश, विडाल डी ला ब्लाश। ठीक है, इन तीनों को आपको पढ़ना है, याद रखना ये आपके फ्रांसीसी हैं। ठीक है, ये महोदय आपके फ्रांसीसी हैं। ठीक है, ये जर्मनी की और वो आपकी अमेरिकन है। क्लियर है? चलिए, ये आपकी फोटोज लिखी हुई है। ये जो आपके दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, इनको हम लोग ही कहते हैं रेडजेल। ठीक है, ये जो आपकी है ना काकी जी हैं बेटा, इनको हम लोग कहते हैं सैंपल। ये हमारी सैंपल महोदया हैं, है ना। ये इनकी शिष्या थी। ये कौन है? ये इनकी शिष्या रहा करती थी। ये इनकी शिष्या है मेरे भाई। और यही आपके विडाल हैं, ये आपके विडाल है, ये आपके फ्रांसीसी। बड़े गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं क्या मामला इनका, डेंजर आदमी है। चलो भैया, अब हम लोग आते हैं भैया मानव भूगोल की परिभाषा पे। हम लोग मेरे भाई आते हैं किस पर? हम लोग आते हैं मानव भूगोल की परिभाषा पे। तो भैया आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेडजेल है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसको माना जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को माना जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता थे या फिर जर्मनी देश से संबंधित है, नॉर्मल सी बात है ना। जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने पहली बार इस बात को समझाया था कि मनुष्य पृथ्वी की स्थिति का अवलोकन करके अपने जीवन को क्या देता है? तो आकार देता है ना। ऐसा इन्होंने पहली बार इस बात का वर्णन किया था कि जो मनुष्य है वो क्या करेगा? वो पृथ्वी की स्थिति को अवलोकित करेगा और फिर क्या करेगा? अपने जीवन को आकार देगा, है ना। अर्थात जहां पर पानी और उपजाऊ भूमि होगी वहां पर लोग गांव और शहर को बसाएंगे। अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि ये इस बात में सत्यता तो है। और हमने ये बात ना सिर्फ आज महसूस की है, बल्कि ये बात हमने कई दफा महसूस की है। ये बात हमने ना केवल आज महसूस की, बल्कि बात हमने कई दफा महसूस की है। कैसे? कैसे? अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखिए, मैं आपको क्यों जोड़ के बताता हूं। मेरा मतलब यह है कि आपके पास वो एक क्रमबद्धता होनी चाहिए कि आखिर क्या ये अभी हो रहा है, क्या पहले नहीं होता था? आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था ना, तो वहां के जो नगर है वो कहां बसे थे? सिंधु और उसके सहायक नदियों के पास बसे थे। अब दिमाग लगाओ, यही तो तुम लोगों ने कक्षा 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं पढ़ा था कि जहां पर भी ये नदियां बहती हैं वहां पर उपजाऊ भूमि का निर्माण करती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? द ग्रेट इंडियन नदन प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। द ग्रेट इंडियन नदन प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। उपजाऊ है ना, उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ है ना। तो भैया जहां पर भी पानी उपजाऊ भूमि मिलेगी वहीं पर लोग क्या करेंगे? अपने आवास बसाएंगे, नगर बसाएंगे, अपने गांव बसाएंगे। और आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा हो रहा है। तात्पर्य ये इनका समझाना हमें सेटिस्फाइड करता है कि भैया हाँ, ये बात बढ़िया वाली व्यवस्था है। ठीक है, रेटजेल क्या थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद। बेटा इसी निश्चयवाद को हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं। इसी निश्चयवाद को हम लोग मेरे दोस्त क्या कहते हैं? तो नियतिवाद भी कहते हैं। इसके समर्थक थे। रेटजेल का कहना था पृथ्वी मनुष्य का भाग्य निर्धारित करती है। पहाड़ होंगे तो खेती मुश्किल होगी, मैदान होंगे तो खेती अच्छी होगी। सही कह रहे हैं कि जहां पर जैसी व्यवस्थाएं होंगी प्रकृति के द्वारा निर्मित, प्रकृति जो कुछ आपको प्रदत्त करेगी आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहे होंगे। देखिए ये बात सही है भैया, जहां पर भी पहाड़ होंगे वहां पर हमें पता है कि भैया खेती करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? कितना पहाड़ काटोगे यार, कितना मैदान समतल करोगे। लेकिन अगर हम उससे तुलना करें तो जहां पर मैदानी भाग होगा वहां पर खेती आसान होगी, है ना। उपजाऊ भूमि ज्यादा मिल जाएगी, पानी की कोई कमी नहीं होगी, है ना। वहां पर नगर नियोजन अच्छा हो जाएगा, वहां पर कारखाने लग सकेंगे तो लोगों की अर्थव्यवस्था उज्जवल हो पाएगी। तो ये सारा कहना इनके हिसाब से मुझे ठीक लगता है और ये है भी, है ना, और ये है भी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया हैरी, आगे बढ़े। अच्छा, रेटजेल जी ने सारी बातें कहां पर कही होंगी? तो उन्होंने भी कोई ना कोई किताब लिखा होगा। उनकी किताब का नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफी। यहां पर लगा लो स्टार, MCQ बनने की संभावना है आपकी, है ना। ये इनकी बुक का नाम है, ये आपके रेटजेल महोदय हैं, जिसका अर्थ है मनुष्य और पृथ्वी के बीच संबंध कैसा है ना, कैसा संबंध है। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा इन्होंने जो दी है वो क्या दी है कि मानव भूगोल के दृश्यों का अध्ययन मानव समाजों और पृथ्वी की धरातल के बीच क्या है? एक उसका संश्लेषित अध्ययन है ना। ये सारी बातें ये कहां पर कह रहे हैं? अपनी किताब में कह रहे हैं, है ना, अपनी किताब में कह रहे हैं। जितना कुछ इन्होंने, तुमने जो यहाँ कुछ पढ़ा है ये सब कुछ इन्होंने कहा होगा मेरे भाई? तो अपने इस पुस्तक में ये बता रहे हैं पहली बार, है ना। और क्या कर रहे हैं? अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया हैरी। अब देखो अगली कौन है? अगली आपकी एलन चर्चिल सैंपल। ये रेटजेल महोदय की क्या थी? ये मेरे भाई रेटजेल महोदय की शिष्या थी, है ना। और इन्होंने इनके विचारों को अमेरिका में बहुत ज्यादा क्या किया था? तो फैलाया था, है ना। ये प्रभावशाली शिष्या थी और उन्होंने ही क्या किया था? रेटजेल के विचारों को अमेरिका में फैलाया। वह निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थे आपके, है ना चाचा।
कौन आपकी आंटी जी, कौन? सैंपल महोदया। ये किनकी है? कट्टर समर्थक की, किनकी? निश्चयवाद की, मतलब नियतिवाद की। और नियतिवाद के समर्थक कौन है आपके? रेडजल महोदय हैं, याद रखना। ठीक है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये क्या कह रही है? ये कह रही है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है, और मानव कैसा है? क्रियाशील है। इनके बीच क्या जो परिवर्तनशील संबंध है, इसका एक उदाहरण है। ठीक है। सैंपल का मानना है कि पृथ्वी निरंतर परिवर्तनशाली है, इसी प्रकार मानव सदैव क्रियाशील रहता है। मानव सदैव क्रियाशील है, लगातार कोई ना कोई डेवलपमेंट चल रहा है, लगातार वो क्या कर रहा है? एक्टिविटीज कर रहा है, लगातार वो क्या कर रहा है? कोई ना कोई कार्य कर रहा है। तो मानव कैसा है? क्रियाशील है। अतः दोनों के संबंध भी परिवर्तनशील है। इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो हमारा मानव भूगोल कहलाता है। ये भी बेसिकली क्या कहना चाहती है? मानव और पृथ्वी बीच में अंतर संबंध स्थापित कराना चाहती है, और उनके बीच में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको परिभाषित करना चाहती है। समझ गए इस दोनों बातों को? चलो अगला मेरे भाई कौन है? अगले हैं आपके ये विडाल महोदय। विडाल महोदय फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और ये नियतिवाद के समर्थक नहीं माने जाते हैं, और इन्होंने ही क्या किया था? रेडजल को अपोज भी किया था। क्यों? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास, जिन्हें संभववाद का जनक माना जाता है, उन्होंने रेडजल की परिभाषा के विपरीत क्या किया था? इनकी परिभाषा को विपरीत, मतलब ये एकदम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। प्रकृति की हाथों की कठपुतली नहीं माना। किसको? मनुष्य को। इन्होंने मनुष्य को प्रकृति की कठपुतली नहीं माना। वहीं रेडजल क्या कह रहे हैं? जैसा प्रकृति चाहेगी मनुष्य वैसा काम करेगा, है ना। उन्होंने दास बनाया है, गुलाम शब्द का यूज किया है। किन्होंने? रेडजल महोदय ने, कि जैसा प्रकृति चाहेगी मनुष्य बिल्कुल वैसा कर रहा होगा, जैसा प्रकृति चाहेगी मनुष्य बिल्कुल वहां पर वैसा कर रहा होगा। कैसा? जैसा प्रकृति चाहेगी। इन्होंने कहा ना, हम नहीं मानते। काहे माने भक्त? अरे चलो यार, हम काहे मानेंगे? नहीं मानेंगे। कह रहे भैया मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि हम प्रकृति की कठपुतली है। ऐसा कौन कह रहे हैं? संभववादी जनक विडाल डी लाब्लास, है ना, नाम याद कर लो। इनकी परिभाषा है, क्या कह रहे हैं? मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का नया विचार प्रदान करता है। क्या कह रहे हैं? मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार प्रदान कर रहा है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच के संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल करते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया नहीं, हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं है, जैसा कि रेडजल कह रहे हैं। हम अपने ज्ञान और कौशल के बल पे क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ठीक है, विडाल महोदय कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका मेरे भाई टॉपिक क्या होता है? तो भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ना है ना, नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है। हमें यहाँ पर मेरे भाई नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करनी है। अब याद रखना मेरे भाई, हम जब भी भूगोल की प्रकृति पढ़ते हैं, हम जब भी मेरे भाई भूगोल की प्रकृति को पढ़ते हैं, तो मेरे भाई ये गतिशील है, ये वैज्ञानिक है, और ये आपकी क्षेत्रीय भी है ना। कैसे? तो यहाँ पर लोग पढ़ते हैं, मानव भूगोल में मानव और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहां पर हो रहा है? मानव भूगोल में। किसके किसके बीच में? मानव और उसके भौतिक वातावरण के बीच में। ठीक है। इसके अंतर्गत मानव जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक उद्देश्यों, मान्यताओं और रीति रिवाजों का विश्लेषण भी किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही आयाम को देख रहे हैं, हम हर तरफ पर विचार कर रहे हैं, हम सारे आयामों का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। मानव जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं को समझ रहे हैं, है ना। वहां पर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पर चर्चाएं हो रही है ना। सांस्कृतिक उद्देश्य कैसा है ना। इसके बाद वहां की जो मान्यताएं वो कैसी, रीति रिवाज क्या है, हम इन सबका क्या करें? अध्ययन करें, उनको सबको हम क्या करें? उनका विश्लेषण कर रहे हैं। भूगोल की प्रकृति को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह विषय न केवल स्थानों का वर्णन करता है, बल्कि उनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों की जांच भी करता है। भूगोल की प्रकृति मुख्य रूप से गतिशील, वैज्ञानिक और क्षेत्रीय है। भूगोल की प्रकृति मेरे भाई कैसी है? मेरे भाई ये गतिशील है, वैज्ञानिक है, और मेरे भाई क्षेत्रीय भी है। याद रखो, हम सिर्फ इसको एक विषय के रूप में नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम भूगोल को सिर्फ एक विषय के रूप में नहीं पढ़ रहे होते हैं, बल्कि हम क्या कर रहे होते हैं? हम इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों की भी जांच कर रहे होते हैं। हम इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों की जांच भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा से इस बात पर बिलीव रखता हूं, मैं हमेशा से ये बात आपसे कहता हूं कि भूगोल आपको बताता है कि आपको प्रश्न करना आना चाहिए। भूगोल आपको क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करता है, और मेरे भाई उसका उत्तर भी देता है। उसका मेरे भाई क्या करता है? भूगोल उसका उत्तर भी देता है। जैसे भूगोल कहता है कि आप क्वेश्चन करिए व्हाट, कोई चीज है तो क्या है ना। वेयर, वो है तो कहां पर है
है ना, और उसका निर्माण कैसा हुआ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, हाउ एंड व्हाई। जब आप ये बात पूछने लगेंगे ना तो आपको उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। भूगोलवेत्ता मुख्य रूप से 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं, जैसे क्या पृथ्वी पर कौन सी भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं, है ना, क्या है, ठीक है, फिर कहां पर है, विशेषताएं कहां पर होंगी, है ना, किसी कोई ना कोई लोकेशन होगी। अगर मान लो मैं बात करता हूं आपसे कि भैया हिमालय, तो हिमालय भारत के उत्तर में है ना, क्या है, पर्वत है। मैंने ये बोला भैया हिमालय, यहीं पर समझ लो इस बात को, हिमालय, हिमालय क्या है, तो आप हमको उत्तर से हिमालय सर एक माउंटेन है, तो मतलब एक पर्वत हो गया। कहां पर है, तो भारत के उत्तर में। बोलो भैया हाँ है ना। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो टेक्टोनिक थ्योरी याद आ गई होगी आपको, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कि जब हम कोई भूगोलवेत्ता होता है वो 3 प्रकार के क्वेश्चन करता है, व्हाट, वेयर और हाउ, है ना, मतलब उसका विकास हुआ तो कैसे हुआ है, वो वहां पर क्यों, उसका विकास वहां पर कैसे हुआ है। जब ये तीनों बातें हम लोग पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि सच में भूगोल सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि ये उसके पीछे घटनाओं का वर्णन भी करता है ना, उसके पीछे घटनाओं का भी वो क्या करता है, वर्णन करता है। आखिर किसी भी मैं जो मेनलैंड होती है उसके पश्चिम भाग में ही हमको रेगिस्तान क्यों मिलते हैं, हम सबने इसको पढ़ रखा है कक्षा 9वीं में भी और कक्षा 11वीं में भी। रीजन होता है ना कि पश्चिम भाग में ही हमको अधिकतर मरुस्थल क्यों दिखाई देते हैं। आप चाहे आटाकामा ले लीजिए, आप चाहे थार रेगिस्तान ले लीजिए, है ना, तो ये सारी चीजें तो आखिर पश्चिम भाग में क्यों दिखता है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो वो सिर्फ आपसे प्रश्न करने की बात नहीं कहता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, ये भी मेरे भाई कौन बताता है, तो आपको भूगोल बताता है। इसीलिए भूगोलवेत्ता 3 प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, व्हाट, वेयर और कैसे। क्लियर हो गया, अरे बोल दो भैया, चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। तो भैया चलो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं, चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते क्या मामला है देखते हैं अगला वाला। अरे दादा भैया 5 स्टार, 1 2 3 4 5, भैया 5 स्टार का प्रश्न है, 5 स्टार का, 5 स्टार का भैया प्रश्न है, क्या, मानव का प्रकटीकरण, मानव का प्रकटीकरण 5 स्टार का क्वेश्चन है। अब एक बड़ी सुंदर सी फोटो आएगी, वाह, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ। 5 स्टार का प्रश्न है। देखो ये प्रकृति है ना, नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप, ठीक है, बढ़िया। इन्होंने अपने हाथ में क्या लेके रखा हुआ है, इस पृथ्वी को लेकर रखा हुआ है। यही क्या है, अब इस पृथ्वी पे क्या कौन रहते हैं, मानव रहता है। हम जो मानव मात्र हैं वो यही रहते हैं, हम जितने भी मानव मात्र हैं भैया वो कहाँ रहते हैं, हम जितने भी मानव मात्र हैं ना वो यहीं पर रहते हैं, कहाँ पर, प्रकृति पे, वो पृथ्वी पर। और पृथ्वी को किसने लेकर रखा है, प्रकृति ने। यहां पर क्या सीन है, इस प्रकृति को मानव ने लिया है ना, इस मानव ने क्या किया, इस मानव ने प्रकृति को अपने हाथ में लिया, बस यही डिफरेंस है। ये है मानव का प्रकृतिकरण, ये है प्रकृति का मानवीकरण। मतलब वो परिस्थितियां, वो सर्कमस्टेंसेस जब सारे कार्य किसके अनुरूप होंगे, प्रकृति के अनुरूप होंगे। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा जीवन यापन सब किस पे डिपेंड होगा, प्रकृति पर। वो हमें जैसी जैसी संभावनाएं देंगे हम वैसे वैसे कार्य कर रहे होंगे। ये क्या है, मानव का प्रकृतिकरण। अगर इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, आदिम समाज। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं भैया, आदिम समाज। प्रारंभिक समाज को देखो, है ना, प्रकृति की पूजा हो रही वहां पर क्या हो रही है, प्रकृति की पूजा हो रही है, प्रकृति की पूजा हो रही है ना। हम प्रकृति को ही केंद्र में मान रहे हैं। हमें अगर कपड़े पहनने हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों की छाल लपेट रहे हैं, हम जानवरों को मार करके उनकी खाल पहन रहे हैं। हमें अगर आश्रय चाहिए तो हम गुफाओं में वास कर रहे हैं, हमें खाना खाना है तो हम कंदमूल खा रहे हैं। किसने दिया है, सब कुछ कहीं ना कहीं प्रकृति ने दिया है। हमारा जीवन किस पर डिपेंड है, प्रकृति पर। डिपेंडेंसी किस पर है, प्रकृति पर। क्यों, क्योंकि हमारी नीड को कौन फुलफिल कर रहा है, हमारी नीड को कौन फुलफिल कर रहा है, तो प्रकृति को कर रहा है। बस यही क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तुम ये तस्वीर देखोगे अपने समझ में आ जाएगा। प्रकृति ने क्या किया, वो हमें होल्ड करके रखा हुआ है। उनको पता है कि जो कुछ चाहिए मनुष्य हमसे मांग लेगा। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, हम नई नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। यह है प्रकृति का मानवीकरण। इस पर भी चर्चा होगी और इस पर भी चर्चा होगी। क्लियर है, चलिए
ये देखिए, ये आपका आदिम समाज है ना। ये मेरे भाई क्या है, यही आपका मेरे भाई क्या, यही आपका आदिम समाज है। यही आपका आदिम समाज है ना। चाहे मैं खान पान की बात कर लूं, चाहे मेरे भाई मैं खान पान की बात कर लूं, है ना, या मैं रहन सहन की बात कर लूं, सब कुछ किस पे डिपेंड है ना। सारी की सारी निर्भरता किस पर है, तो आप कहेंगे सर प्रकृति पर, है ना। सारी की सारी निर्भरता किस पर डिपेंड है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर जी सारी की सारी निर्भरता हमारी प्रकृति पर ही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमारी नीड को फुलफिल कर रही है ना। प्रकृति हमारी नीड को क्या कर रही है, प्रकृति हमारी नीड को फुलफिल कर रही है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकृतिकरण, किसका, मानव का। क्लियर है, क्लियर है भैया, चलो, है ना। अब देखो क्या मामला है, अब देखो क्या मामला है। मानव के, अगर हम लोग प्रकृतिकरण की बात करते हैं तो मानव के प्रकृतिकरण, है ना, प्राकृतिकरण, वैसे शब्द क्या होता है, प्राकृतिकरण होता है ना। ये आपका एकदम सही शब्द है। मानव का प्राकृतिकरण से तात्पर्य उस अवस्था से है जब मानव अपनी सभी आवश्यकताओं, यहां लिखा ना सभी आवश्यकताओं, जब मानव क्या कर रहा है, अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर क्या है, निर्भर है। सब कुछ, सब कुछ किस पर निर्भर है, हमारा प्रकृति पर निर्भर है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। आपकी पूरी निर्भरता आपके पेरेंट्स पर है, माता पिता पर, है ना। तो जैसे माता पिता कहेंगे आपको बिल्कुल वैसा करना होगा। और सिर्फ आज नहीं, जब तक आप जीवित हैं, है ना, और जब तक आपके माता पिता इस धरा पर हैं, वो जो कुछ कहेंगे आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया है, तो आपकी निर्भरता उनसे कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती। वैसे प्रकृति क्या है ना, सारी की सारी नीड हमारी प्रकृति फुलफिल कर रही है। आज आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, है ना, पॉकेट मनी मिल रही है, घूमने के लिए आप लोग माता पिता के साथ जाते हैं, ये आपकी नीड थी, फुलफिल कौन कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं। तो निर्भरता किस पर होगी, माता पिता पर होगी। ठीक है, चलो। मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों अनुसार क्या किया, तो ढालने का प्रयास किया। जब हम मानव के प्राकृतिकरण की बात करते हैं तो वहां मानव क्या कर रहा है, अपने आप को ढाल रहा है प्रकृति के अनुरूप। ठीक है, प्रकृति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से मानव की क्रियाकलापों पर ही पड़ता है ना। डायरेक्ट रूप से क्या करती है वो, है ना, उसे कंट्रोल कर रही होती है। मानव के प्राकृतिकरण, ठीक है, मानव के प्राकृतिकरण, भैया मानव के प्राकृतिकरण में इसको हम निम्नलिखित बिंदु समझ सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग बात करें तो आदिम समाज, ये मानव विकास की वो प्रारंभिक अवस्था है जब मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। ये उस समय की बात कर रहा है जो प्रारंभिक समय में ना टेक्नोलॉजी है ना, ना आपका इंटरनेट है, ना आपका इंस्टाग्राम है, ना आपका फेसबुक है। कहां जाओगे, तो प्रकृति निर्भर करोगे। तो बेटा ये डायरेक्ट रिलेशन है, किसका, मानव का और प्रकृति का। फिर टेक्नोलॉजी का अभाव, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का क्या अभाव है, प्रौद्योगिकी का अभाव है। मानव के पास तकनीकी और ज्ञान का स्तर बहुत निम्न था, इसलिए वो क्या करता था, प्रकृति के रहस्यों को कभी समझ नहीं पाता था। आज हम समझ रहे हैं, है ना। आज भूकंप आ रहा, पता चल रहा है क्यों आ रहा है, सुनामी आ रही, पता चल रहा है क्यों आ रहा है ना, क्यों, विकास हो चुका है। ठीक है, फिर इसीलिए क्या था, मानव क्या था, प्रकृति का दास था। मनुष्य प्रकृति के आदेशों के अनुसार चलता था, वह प्रकृति की प्रचंडता से क्या करता, डरता था और उसकी पूजा करता। देखो मैंने लिखा था ना वहां पर, मानव क्या कर रहा है, प्रकृति की पूजा कर रहा है। क्यों करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा भाई, जब डिपेंडेंसी उन पर है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पूरी व्यवस्था है किसके, जब हम लोग कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण, जैसा प्रकृति चाहेगी मानव बिल्कुल वैसा कार्य कर रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है, संसाधनों के लिए निर्भरता, क्या भैया, संसाधनों के लिए उसके निर्भरता। मानव अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताओं जो उसकी बेसिक नीड है, जैसे क्या, भोजन, पानी और आश्रय, इसके लिए क्या है, पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड है। भोजन में क्या करेगा, कंदमूल खाएगा, मांस खाएगा, कौन दे रहा है, प्रकृति दे रही है ना। जल कौन दे रहा है, प्रकृति दे रही है। आश्रय के लिए बड़ी बड़ी कंदराएं, बड़ी बड़ी गुफाएं, मानव वहां पर रह रहा है। ठीक है, तो पूरा डिपेंड किस पे, मानव, प्रकृति पर। ठीक है, फिर अनुकूलन, इस अवस्था में मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाला, ना कि प्रकृति को अपने अनुसार बदलना। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, मनुष्य ने क्या किया, अब प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल दिया, जैसा देश वैसा भेष, है ना। उसने ये कोशिश नहीं की कि हमको इसके अनुरूप ढलना है ना। उसने ये कोशिश नहीं की कि हमको इनके अनुरूप ढलना है। उसने कहा जैसा भैया प्रकृति करे अपन वैसा कर लेते हैं, है ना। यही होता है क्या, अनुकूलन का या अनुकूलन। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण, यहां पर प्रकृति का मानवीकरण। यहां पर क्या मामला है, देखो यहां पर क्या मामला है। अगर मैं इस वाली बात को पढ़ूं, अगर मेरे भाई मैं इस वाली बात को पढ़ूं,
मानव के प्रकृतिकरण की बात करूं, देखो ये अवस्था से हम लोग इस अवस्था में ट्रांसफर हो गए हैं। पहले ये अवस्था थी, अब अवस्था ये है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिए घर बना सकते हैं। अब हमें किसी गुफा में रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी खुले मैदान में रहने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी 4 मंजिला घर बना देंगे, एकदम टापम टाप एंटेलिना, है ना। या मान लो किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन का घर, शाहरुख खान का घर, मन्नत नाम है ना, मन्नत। जब मन करेगा एकदम 4 मंजिला भौकाल बना देंगे एकदम से, है ना, बड़ा बड़ा एकदम फार्म हाउस बना देंगे। क्यों? पता है हमें कैसे बनना है। क्या उस समय पता था? नहीं पता था। तो भैया जहां होता था मानव वहीं रह जाता था। यहां से यहां तक का जो सफर है वही हमको पढ़ना है ना। ये मानव का प्रकृतिकरण है, ये प्रकृति का मानवीकरण है। पहले आदमी कच्चा मांस खाता था, फिर आग का आविष्कार हो गया। सोचा भैया भून के देखते हैं, मजा आएगा। अरे वाह, उसमें काली मिर्च डाल दो, इलायची पाउडर डाल दो, मार दो भन्न से, है ना। पहले कच्चा आलू खा जाते थे, आज एकदम सेकते हैं, है ना, सब्जी बनाते हैं, जीरा डाल करके प्याज को भूनते एकदम भूरा भूरा वाला, फिर मिर्चा डालते हैं, फिर उसमें आलू कटे डाल वो आलू डालते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, फिर सॉस डालते हैं। आहा, फिर जो सुगंध आती है, ओ माय गॉड, मजा आ जाता है। आता है ना मजा, आता है ना। बस वही वाला मामला है कि सोचिए परिवर्तन कैसे हो रहा है ना। बस वही परिवर्तन हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, प्रकृति का मानवीकरण से तात्पर्य मानव कार्य की छाप प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर देखी जा सकती है ना। मतलब जो मानव की छाप है, पहले मानव पर प्रकृति की छाप पड़ रही थी, अब प्रकृति पर मानव की छाप है। फर्क है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा प्रकृति पर मानव की छाप, प्रकृति पर मानव की छाप। जैसे जैसे प्रश्न करो सर जी कैसे, जैसे वाला प्रश्न लगाओ। भैया बड़ी बड़ी गुफाएं हुआ कर, सॉरी, बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे। कभी किसने सोचा था कि उस पहाड़ को काट करके नेशनल हाईवे बन जाएंगे, रोड बन जाएगी। बड़े बड़े खुले खुले मैदान थे, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, है ना। बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर। यहां पर एक विहंगम दृश्य है, यहां पर रिसोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े टूरिज्म प्लेस बन रहे हैं। क्या विचार था ये, लेकिन आज पॉसिबल है ना। कैसे? धीमे धीमे जब मानव ने अपने आप को विकसित करना प्रारंभ किया, तब ये छाप हमको दिखती कहां पर, प्रकृति पर, है ना। चलो, जैसे पर्वतों में समतल क्षेत्रों, मैदानों में स्वास्थ्य केंद्र, विशाल नगरीय विस्तार, चारागाह, उद्यान आदि देखे जा सकते हैं। ये सभी कार्य मानव के द्वारा किए गए हैं। प्रकृति अवसर देती है और मनुष्य इसका क्या करता है, लाभ उठाता है। नेचर हर टाइम क्या करती है, आपको देती है अवसर, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। और मनुष्य अगर कोई चालाक होता है तो कहता है भैया हम जी लेंगे, जाओ चाचा हम जी लेंगे, है ना। प्रकृति ने आपको समतल मैदान दिया, बोला यूज करना कहो कर लो। कुछ लोगों ने उसमें खेती करना प्रारंभ कर दिया, कुछ ने बड़े बड़े रिसोर्ट बना दिए, कुछ ने वहां स्वास्थ्य केंद्र बना दिए। मानव ही तो कर रहा है, मानव ही तो करना ना। यही सारी छाप हमें कहां दिख रही है, तो दिख रही प्रकृति पर। यही क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। ऑल क्लियर? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। तुम सब लड़के बड़े प्यारे हो, मुझे बड़े पसंद हो। आगे बढ़ते इसी बात को लेकर के। अरे हरियाणा भाई, ओ भैया हटोगे? चलो, इस प्रकार धीरे धीरे मानवीकृत हो जाना है। मानव के कार्यों की छाप उस पर पड़नी क्या हो सकती है, तो आरंभ हो जाती है। क्लियर है? प्रकृति का मानवीकरण को निम्नलिखित बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे तकनीकी का विकास, नॉर्मल सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी ना आई होती तो ये सारे के सारे क्रियाकलाप कभी नहीं हो पाते। जैसे जैसे मानव का ज्ञान बढ़ता है और तकनीकी बढ़ती है, उसने प्रकृति के नियमों को समझना प्रारंभ कर दिया। जैसे घर्षण से अग्नि बनना और डीएनए के ज्ञान से क्या करना, तो बीमारियों को खत्म करना। ठीक है, ये धीमे धीमे हुआ है, ये प्रोसेस एकदम नहीं हुआ है, धीमे 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 धीमे, स्लोली स्लोली। गाना आया था स्लोली स्लोली, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, नई नई संभावनाओं का जन्म हुआ है ना। मनुष्य अब प्रकृति का दास नहीं रहा, उसने प्रकृति द्वारा दी गई सीमाओं के भीतर नई संभावनाएं तलाशी। अब वो प्रकृति का दास नहीं है, उसको पता है कि अगर ये चीज प्रकृति ने दी है तो हम इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला है मानवीय छाप। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए सांस्कृतिक परिदृश्य बनाए, जैसे पहाड़ों पर स्वास्थ्य रिसोर्ट, विशाल खेत, महासागरों पर समुद्री मार्ग और अंतरिक्ष में उपग्रह, है ना। यही मानवीय छाप है। किस पर पड़ी है? प्रकृति पर पड़ी है। फिर प्रकृति का दोहन। इस अवस्था में मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगता है और संसाधनों का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने लगता है। इस बात को थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, इसको पढ़ेंगे आगे। फिर स्वतंत्रता। अब इस अवस्था में डर या पूजा की जगह नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और अधिकार की भावना आ जाती है ना। अधिकार की भावना कि मेरा अधिकार है तुम पर और हम ये कार्य करके रहेंगे, है ना। पहले
मनुष्य डरता था प्रकृति से, उसकी पूजा किया करता था। अब मनुष्य स्वतंत्र है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो अधिकार से क्या करता है, प्रकृति का दोहन करता है। यहां पर एक शब्द का यूज कर रहा हूं मैं, दोहन, और आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं तो कि आप इससे क्या समझते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो दोहन करने लगा है प्रकृति का, है ना। और ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वो हमसे ये बात कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें मानवीय भूगोल पढ़ना है, लेकिन प्रकृति के साथ इसका सामंजस्य कैसा है, अंतर संबंधित कैसे है, इस पर चर्चा करनी है ना। बहुत प्यारा चैप्टर है, आप विश्वास मानिएगा। इसीलिए जो आपका पहला अध्याय है वो उससे बारंबार बोर्ड में आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए बेटा फिर देख लीजिए, हमारे टॉपर्स हैं, और अगर इस बार आपको टॉपर बनना है ना, अगर इस बार आपको टॉपर बनना है, भैया जुड़िए हमारे अरिविहान की उन्नति बैच से, विश्वास रखिएगा टॉपर हम आपको बनाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा शेर है किसी शायर का, कुछ तो है, मैं भूल गया। है ना, सुना देते हैं। तुम भी लोग कहोगे सर जी आप बोल के सुनाते, अच्छे लगता है मुझे, है ना। भैया कहाँ मिलेगा उन्नति बैच आपको, मात्र 51 रुपए में, है ना। उन्नति बैच आपको मिलेगा मेरे के लिए भाई कितना, मात्र 51 रुपए में। पूरे साल लाइव क्लासेस, टॉपर्स के नोट्स, डीपीपी विथ एक्सप्लेनेशन, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, टॉपर्स गाइडेंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको मिल रहा होगा मात्र शगुन के पैसे में, 51 रुपए में। ठीक है भैया, देर मत करो, फटाफट से हमारे इस बैच से जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, है ना। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए भैया, अब हम लोग आते हैं किस पे, हम लोग सफर कर रहे हैं पर्यावरण निश्चयवाद पे। हम लोग भैया सफर करते हैं किस पे, पर्यावरण निश्चयवाद पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियतिवाद भी कहते हैं। जिसे मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, तो नियतिवाद भी कहते हैं। रेटजेल महोदय, रेटजेल, है ना, आपके रेटजेल महोदय, और इनके साथ साथ जो अमेरिकन है, कौन, सैंपल महोदया, ये महोदया है ना, ये दोनों नियतिवाद से जुड़े हुए हैं, है ना, ये दोनों आपके नियतिवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए ये मेरे भाई आपका नियतिवाद है, क्या है बताता हूं मैं भी आपको, परेशान मत होइएगा, है ना, कि जो प्रकृति ने दिया उसमें खुश रहो। ठीक है, ये आपका संभववाद है, ये कह रहा है जो प्रकृति ने दिया ना उसमें संभावना की तलाशी करो। और ये आपका नव निश्चयवाद है, कह रहा है भैया सुनो, हम तुम दोनों को मिक्स कर देते हैं, नव निश्चयवाद है, हम तुम दोनों को मिक्स कर देते हैं, ज्ञान मत दो। ठीक है, कृपया ज्ञान न दे, यहाँ सभी ज्ञानी है। चलिए पहला आप लोग का आता है क्या, पर्यावरण निश्चयवाद, है ना। पहले आप लोग का आता है मेरे भाई क्या, पहले आप लोग का आता है पर्यावरण निश्चयवाद। देखिए याद रखिए, इसको समझने के लिए परेशान नहीं होना है। ये विचारधारा जिसके अनुसार ये वो विचारधारा है जिसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के भौतिक परिवेश जैसे जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक संसाधनों, उसके जीवन की शैली, शारीरिक बनावट और मानसिक क्षमताओं को पूरी तरीके से क्या करती है, तो निर्धारित करती है और नियंत्रित करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। ये थ्योरी क्या कह रही है कि सब कुछ किस पर डिपेंड होगा, प्रकृति पर। मतलब इवन आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी शारीरिक बनावट किस पर होगी, प्रकृति पर डिपेंड होगी। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तुम 4 फोटो देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। अगर मैं इन दोनों फोटो की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ध्रुवीय प्रदेश का मामला है, ये किसी ना किसी पोलर रीजन या किसी ध्रुवीय प्रदेश का मामला है, दिख रहा है, और ये किसी रेगिस्तान, ये किसी रेगिस्तान का मामला है। अब दिमाग लगाओ, जब दिसंबर की ठंड पड़ती है तो क्या उसमें तुम कॉटन की शर्ट पहन के शाहरुख खान बनते हो क्या, ये किरण, नहीं बनते हो ना। बकायदा 4 स्वेटर, अंदर 2 ठो इनर, कान में कंटोप, है ना, जूता मोजा पहन के रेडी रहते हो, क्यों भैया, काहे रहते हो, कौन तुमसे कह रहा था रहने के लिए, क्योंकि सर जी अरे क्या बात कर रहे हो यार, ठंडा पड़ रहा है, कपड़ा ना पहने हम, ठंड से मर जाएं, क्या मतलब आया ठंड से, है ना। ठंड किसने दी है, क्या फिनोमेना है ये, समझ मेरी बात को। तो जैसा देश वैसा भेष, ध्रुवीय प्रदेश है, पोलर रीजन है, यहां पर ठंड ही ठंड है, व्यक्ति कॉटन की शर्ट पहन ही नहीं सकता, है ना। क्या करेगा बेटा, वो इस अवस्था में रहेगा, खूब सूट बूट पहन करके, और क्या करेगा,
मांस का सेवन करेगा। क्यों? उससे उसको गर्मी मिलेगी। बर्फ का घर बनाएगा, बर्फ का घर बनाएगा, बर्फ का मेरे भाई क्या करेगा? वो घर बनाएगा, है ना, ताकि अपने आप को गर्म रख सके। दूसरा देखो भैया, रेगिस्तान का मामला है, हम तुमसे कह रहे हैं भैया ऐसा करो, एकदम बढ़िया लेदर का जैकेट पहन के चले जाओ वहां पर, है ना, एक काम करो, लेदर का जैकेट पहन के चले जाओ वहां पर, है ना, कान में कंट्रोल रखोगे। अरे सर क्या फालतू बात कर रहे हो बैठ के यहाँ पर, ज्ञान दे रहे हो हमें, इतनी गर्मी में कैसे पहनेंगे लेदर का जैकेट? हम कहें काहे सर, गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी, है ना। तो भैया क्या मामला है, वहां तुम जाओगे तो ऐसे व्हाइट कलर के पहनोगे क्या कपड़े, एकदम हल्का कपड़ा, एकदम कॉटन का महीन कपड़ा, ताकि तुम्हें क्या ना लगे, गर्मी ना लगे। बस यही तो लिखा हुआ है, और क्या था? क्या कह रहा है? सब कुछ, जीवन शैली तक, बॉडी स्ट्रक्चर तक क्या होगा, निर्धारित होंगे और नियंत्रित होंगे किसके द्वारा भैया? आई बात समझ में चाचा? ऐसे पढ़ना था, ऐसे देखना था। क्यों रटते हो यार पर्यावरण निश्चयवाद को? मत रटो इसको, ये स्ट्रक्चर समझ लो दिमाग में। बस हमारी डिपेंडेंसी को हमें कौन डिसाइड कर रहा है कि हम क्या करेंगे? नेचर, प्रकृति। सब कुछ किस पे होगा? प्रकृति पर होगा। कौन सी थ्योरी कहती है? निश्चयवाद की थ्योरी कहती है, नियतिवाद की थ्योरी कहती है। ठीक है, इसे इस पर्यावरण निश्चयवाद, जिसे पर्यावरण की नियतिवाद भी कहा जाता है, अरे सॉरी, जिसे पर्यावरण नियतिवाद भी कहा जाता है, मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मानव क्या है? प्रकृति का दास है, एक दास है। मनुष्य को क्या माना गया? एक निष्क्रिय कारक माना गया। देखो यहां पर मनुष्य को निष्क्रिय कारक माना गया है, संभववाद में सक्रिय कारक माना जाएगा। वो कहेगा भैया गर्मी लग रही है, एसी लगवा लो, है ना, गर्मी तो लगाओ एसी, सही हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, जो पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है, मानव के सभी क्रियाकलाप, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज, उसका व्यवहार, शारीरिक गठन, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक गतिविधियां, सब कुछ क्या होगा? प्रकृति के आदेशों के अनुरूप होंगे। ठीक है, प्रकृति सब कुछ है और मानव क्या है? प्रकृति का दास है। मानव क्या है? प्रकृति का दास है। ठीक है, सीधी निर्भरता, भोजन से लेके, वस्त्र से लेके, घर से लेकर के पूरी तरीके से क्या होंगे? हम आश्रित होंगे किस पर? नेचर पर या प्रकृति पर। क्लियर है? चलो, इसके विचारक कौन है? तो आपके फ्रेडरिक रेटजेल, है ना, इनको इसका कट्टर समर्थक माना जाता है ना, ऑलरेडी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अलावा जो आपकी सैंपल महोदया है, रेटजेल की शिष्या थी, तो जैसा गुरु कहेगा वैसा चेला कहेगा। ठीक है, इन्होंने कहा था मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठंडे प्रदेशों जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली और खान पान वहां की अत्यधिक ठंडी द्वारा क्या होंगे? तो डिसाइड होंगे। आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, सब डिपेंड होगा वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले लोगों का घुमंतु जीवन, वहां पर पानी कमी, रेतीले धरातल का परिणाम है। तो वहां के लोग जैसा वहां का स्ट्रक्चर होगा, जैसे वहां की टेरिटरी होगी, बिल्कुल वैसा व्यवहार वो लोग कर रहे होंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल है, इसको तुम लोग समझो। ठीक है, चलो भैया अगला आपसे आता आगे कहते भैया पीडीएफ कहां मिलेगी भैया? तो पीडीएफ भैया आपको यहीं पर मिलेगी, है ना, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाकर के बैचवा को ज्वाइन कर लो, पहले तो इंस्टॉल कर लो इसको ना, ऐप को, अरिविहान को, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आपका आता है संभववाद। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है भैया वो आपका है संभववाद। ठीक है, संभववाद ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न पूछने की संभावना यहां से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए संभववाद की थ्योरी क्या कह रही है? संभववाद की थ्योरी आपसे क्या कह रही है? तो ये मानव भूगोल की वो विचारधारा है जो पर्यावरण निश्चयवाद के विपरीत है ना, सीधे सीधे उसको अपोज कर रही है। मूल विचार क्या है? ये मानती है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव के सामने केवल क्या करता है? संभावनाएं देता है या प्रस्तुत करता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक के आधार पर उन संसाधनों में से चयन करके अपने जीवन और समाज को क्या करता है? निश्चित करता है। उसे पता है कि प्रकृति ने हमें ये फलाना फलाना दिया है, क्या संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज दी है। अब इसमें से हम अपनी बुद्धि के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से इसको और कितना बेटर कर सकते हैं, हम पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि लगातार संभावनाएं मनुष्य के सामने है कि मनुष्य और कैसे अपने जीवन को मॉडिफाई कर सकता है और कितना बेहतर जीवन जी सकता है। लेकिन कैसे जिएगा? जब उसके पास तीन चीज होगी, बुद्धि, उसकी स्किल्स मतलब कौशल, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। क्या कभी भी हमारे पूर्वजों ने यह सोचा था कि हम लोग इस प्रकार से पढ़ रहे होंगे? ताम्र पत्रों पर पढ़ाई होती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, पांडुलिपियां लिखी जाती थी। वो सब छोड़ो,
आपके पिताजी, क्या कभी उन्होंने इस बात को सोचा होगा कि मेरा बच्चा आज फोन से पढ़ रहा है, मेरा बच्चा आज टैबलेट से पढ़ रहा है, मेरा बच्चा आज ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है? कभी नहीं सोचा होगा। आप छोड़िए, मैंने नहीं सोचा था कभी। सब छोड़िए, आपके बड़े भैया, मैं आपका बड़ा भैया, मुझे मान लो, मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि घर पे बैठ के पढ़ लेंगे फोनवा से ही। आओ चच्चा, सोचो, हो रहा है ना, पॉसिबिलिटीज है ना कि हम और कितना बेहतर कर सकते हैं। एआई, रोबोटिक्स, कभी सोचा था? मैंने नहीं सोचा था। मैं सब छोड़ो, मैंने नहीं सोचा था यार कि कभी एआई के दर्शन होंगे, पर हो रहे हैं मुझे। क्या है संभावनाएं, तो हम उसको और आगे बढ़ा तो नहीं है। किसके माध्यम से? तकनीकी कौशल और बुद्धि। आपसे, आप में से पढ़ने लड़का जब कोई किसी बड़ी संस्था पे बड़े पद पे बैठा होगा, है ना, तो और वहां पर अपने अनुभव के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के आधार पर बहुत कुछ कर रहा होगा, है ना, बहुत कुछ कर रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मानव का वर्चस्व होता है, इसमें मनुष्य को एक सक्रिय कारक, देखो आ गया ना, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सक्रिय कारक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी के माध्यम से चीजों को परिवर्तित कर सकता है। वहां पर क्या था? नियतिवाद में निष्क्रिय कारक था, जैसा प्रकृति कहेगी चच्चा वैसा करना पड़ेगा। पर यहाँ क्या? यहाँ कर रहे हैं तैसी यार, हम करेंगे अपने हिसाब से काम, जैसा समझ में आएगा वैसा करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? एनवायरमेंट को चेंज कर देंगे। देखो इसने क्या कहा, आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेंगे? पर्यावरण को ही बदल देंगे, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक जानवर है, कुछ भी कर सकता है। तो भैया इसने क्या कहा? देखो सीधे मानो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे? एनवायरमेंट को चेंज कर देंगे, और हम कर भी रहे, है ना, हम कर भी रहे। तो ये थ्योरी किसकी मेरे भाई? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया हैरी, ऐसे तुम लोग पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। अब देखो इसको देने वाले कौन है? इसको देने वाले कौन है भैया? तो मुख्य विचारक कौन है आपके? विडाल डी लाब्लास, है ना, विडाल डी लाब्लास। पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगों का निर्माण हो रहा है। दुर्गम पहाड़ों को देखकर निश्चयवाद कहता है यहां पर सड़क संभव नहीं है, लेकिन संभववाद क्या कहता है? कि मानव अपनी तकनीकी से क्या करेगा? पहाड़ को काट लेगा और सुरंग बनाएगा, है ना, और यातायात को संभव बनाएगा। सुरंग बनाएगा। बेटा आपने देखा होगा यहाँ पर नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, है ना, यहाँ पर मेरे भाई क्या बन रहा है? यहाँ पर नेशनल हाईवेज तक बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेशनल हाईवेज तक बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे संभावनाएं होंगी, हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? अपनी चीजों को और ज्यादा आसान कर लेंगे। बड़े बस सही वाली बात है ना, सिंपल वाली बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो भैया अगला क्या है? अगला आपको है नव निश्चयवाद। भैया अगला आपका मेरे भाई क्या है? नव निश्चयवाद। देखो याद रखना भैया, ये क्या है? ये नवीन है ना, सब कुछ नया है, नया नया। इसको देने वाले कौन है भैया? इसको देने वाले हमारे टेलर महोदय हैं, है ना। कहाँ से है भैया? तो कंगारुओं के देश से, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या कहते हैं भैया? ऑस्ट्रेलिया के ही हैं ये। कौन? भूगोलवेत्ता। और इन्होंने ये नई थ्योरी दी थी नव निश्चयवाद की। इन्होंने कहा भैया ना तुम्हारा ना तुम्हारी एकदम नया मतलब ना पूरा निश्चयवाद ना पूरा संभववाद, क्या करेंगे? नया लेकर के आएंगे नव निश्चयवाद को। ठीक है, नव निश्चयवाद। जनक कौन है? जनक मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, है ना, टेलर महोदय। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, जो इनकी थ्योरी है। ये विचारधारा ना तो प्रकृति को पूर्ण नियंत्रक मानती है ना, और ना ही मानव को पूर्ण स्वामी मानती है। क्या नहीं करती है? ये ना तो पूर्ण नियंत्रक मान रही किसको? प्रकृति को, और ना ही मानव को क्या कर रही? पूर्ण स्वामी मान रही। बल्कि ये क्या कह रही है? ये मानती है मानव और प्रकृति के बीच में क्या है? सामंजस्य आवश्यक है। मतलब मानव भी पूरा कार्य बिना प्रकृति के साथ, बिना प्रकृति का साथ ले नहीं कर सकता। अगर उसे डेवलप करना है तो उसे प्रकृति का साथ चाहिए। इसलिए ना तो प्रकृति पूर्ण नियंत्रक है, ना मानव क्या है? पूर्ण स्वामी है। ठीक है, इसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। इसका क्या मतलब होगा? इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था किसका? ट्रैफिक सिग्नल का, है ना। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था किसका? ट्रैफिक सिग्नल का। जैसे मान लो जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहां लाइट्स होती हैं, तो जो लाइट्स होती है ना, वो जो आपकी स्पीड है उसे कंट्रोल कर सकती है, ना कि पूरे पूरे उस रूट को, उस पूरे यातायात वाला जो रूट है जो पूरी दिशा है उसको ये चेंज नहीं कर सकती, है ना। यहाँ लिखा है ना, इन्होंने समझाया किससे? ट्रैफिक सिग्नल से। जैसे ट्रैफिक लाइट केवल यातायात में गति को नियंत्रित कर सकती है, आपकी स्पीड को कंट्रोल कर सकती है, उसे पूरी तरह बदल नहीं सकती, है ना। जो रूट है उसे पूरा वो चेंज नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य क्या करता है? प्रकृति की गति को धीमा या तेज कर सकता है, लेकिन उसे उसके नियमों को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकता, ना कि उसके नियम को बदल सकता है। धीमा तेज कर सकता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से वो खारिज नहीं कर सकता। ये कहने वाले कौन है भाई? ये कहने वाले आपके हैं कौन? आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय। कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता है। आगे बढ़िए भैया।
ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिडिल वे की बात की है, मध्यमवाद की बात की है। यह निश्चयवाद जिसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है, हम पढ़ चुके हैं। संभववाद जिसमें मानव सर्वोपरि, हम पढ़ चुके हैं। इसके बीच क्या करता है, एक बीच का रास्ता निकालते, या आप कहिए तो सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है। ठीक है, प्रकृति के साथ तालमेल में रहा है। ये कह रहा है कि यदि मानव को विकास करना है तो उसे प्रकृति के साथ तालमेल आवश्यक है। बिना तालमेल के आप विकास नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अवसर कौन दे रहा है, अवसर तो प्रकृति दे रही है ना। मानव क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके और डेवलप हो रहा है, लेकिन अवसर देने वाली कौन है, प्रकृति है। ये विचारधारा मानती है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे प्रकृति के द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही क्या करना है, विकास करना है। अगर तुम ये सोचो कि तुम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लोगे तो फिर प्रकृति जो तमाचा मारेगी ना उसको झेल नहीं पाओगे। कभी कभी देखना प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, है ना। ठीक है, ये सतत विकास पर जोर देता है। ये किस पर जोर देता है, सतत विकास पर जोर देता है। नव निश्चयवाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करने की वकालत करता है, और इस बात को तो सच में माना भी गया है ना। आप सबने पढ़ा होगा क्या, एजेंडा 21 पढ़ा है ना। और यहीं पर आपने क्या पढ़ा था, सेकेंड अर्थ समिट जो कहां पर हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। रियो डी जेनेरियो में हुई थी। यहीं से क्या निकला था, सतत विकास का कॉन्सेप्ट निकला था, है ना। सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला था, सतत विकास, है ना। और इसमें क्या किया गया, इसमें प्रकृति के दोहन करने की बात नहीं की गई, बल्कि जो प्रकृति अवसर दे रही है उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की बात की गई है। कहां पर, सतत विकास पर। ठीक है, चलिए अगला मेरे भाई आपका आता है कि मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है। ये जो सारा चित्र है वो उसी का है कि मानव भूगोल की आखिर कौन कौन सी आपको यहाँ पर शाखाएं देखने को मिलती है ना। मानव भूगोल की आखिर कौन कौन सी शाखाएं हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो भैया जनसंख्या भूगोल भी मानव भूगोल में ही पढ़ने को आता है ना। ग्रामीण भूगोल भी किसमें आता है, तो मानव भूगोल में पढ़ने को आता है। ठीक है, अगर आप लोग अर्बन ज्योग्राफी कहते हैं या नगरीय भूगोल कहते हैं तो भी यही पढ़ने को आता है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो पॉलिटिकल भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल हो जाएगा। ठीक है, आपकी सांस्कृतिक ज्योग्राफी हो जाएगी, है ना, और आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो जाएगी। सब कुछ आप किसमें पढ़ते हैं, ये सब कुछ आप लोग मानव भूगोल में ही पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट भी है और प्रश्न बनने की संभावनाएं भी है। ठीक है, आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसके अगर हम लोग शाखाओं की बात करते हैं तो पहला क्या है, पहला आपका आता है सामाजिक भूगोल। इसमें क्या कह रहा है, सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसमें विभिन्न समाजों, है ना, विभिन्न समाजों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है ना। सामाजिक भूगोल में क्या होगा, समाज के बारे में बताया जाएगा और वहां पर जो भी वहां पर जो भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है उस पर चर्चाएं होंगी। ठीक है, सामाजिक कल्याण के प्रमुख उप क्षेत्रों में व्यवहारवादी भूगोल भी आता है, सांस्कृतिक भूगोल भी आता है, लिंग भूगोल भी आता है, सामाजिक कल्याण का भूगोल भी आता है, अवकाश का भूगोल भी आता है, ऐतिहासिक भूगोल भी आता है और आपका चिकित्सा भूगोल भी आता है। ये सब कुछ आपका किसमें आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे भाई क्या होगा, आपका आएगा नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी कहते हैं, है ना। जो भी आपके शहर होंगे, है ना, उनका विकास कैसा है ना, वहां पर कौन कौन से हमें चीजें मिल रही, वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, आपकी नगरीय भूगोल में आ जाएगी, है ना। कि वहां का भौगोलिक वातावरण कैसा है, ये सब आपका नगरीय स्थानों का जो अध्ययन होता है सब किसमें आ जाएगा, आपका नगरीय भूगोल में आ जाएगा। इसके साथ नगरों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उनकी वृद्धि और विकास क्या होगा, है ना, वहां पर आर्थिक आंकड़े क्या है, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा आपका क्या हो जाएगा, होगा आपका राजनीतिक भूगोल। क्या कह रहा है, राजनीतिक भूगोल में राष्ट्र अथवा राज्यों की सीमा विस्तार, उनके विभिन्न घटकों के साथ सैन्य भूगोल का अध्ययन भी किया जाता है। इसके प्रमुख उपक्षेत्र में निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल आता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर रही है ना, कोई राज्य होगा, है ना, उसका विस्तार कितना है, उसका सीमा क्षेत्र कितना है, ये सब आप लोग कहां पढ़ रहे होंगे, राजनीतिक भूगोल पढ़ होंगे। उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना, उसकी सीमा कहां से लगती है, ये सब आप कहां पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग राजनीतिक भूगोल में पढ़ रहे होंगे ना। इस आप लोगों ने कभी कभी वो देखी है, एक मानचित्र की किताब आती है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा उसका, कुछ है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें देखो, उसमें क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बना रहता है ना, उसमें पॉलिटिकल मैप बना रहता है ना, राज्यों की सीमाएं, राष्ट्रों की सीमाएं, सब कुछ किसमें होगा, इसी में होगा। ठीक है, अगला आपका आता है क्या, आवास भूगोल। ठीक है, आवास भूगोल में पृथ्वी की सतह पर मानव द्वारा निर्मित आवासों का अध्ययन किया जाता है, अधिवासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका नगर तथा ग्रामीण नियोजन से क्या घनिष्ठ संबंध है। भाई हम अपना घर कहां बनाएंगे, अपना आवास कहां बनाएंगे, है ना, आवास बनाने के लिए कौन कौन सी बेसिक नीड होगी, ये सब कुछ कहां पढ़ रहे होंगे हम लोग, आवास भूगोल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जनसंख्या भूगोल, है ना। प्रश्न यहां से आते हैं, मानव भूगोल की इस शाखा में जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वितरण कैसा है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, ये पढ़ेंगे। घनत्व क्या है, डेंसिटी कैसी है ना। फिर वहां पर जन्म क्या है, वहां पर मृत्यु दर क्या है, वहां की लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता क्या है, वहां का आयु लिंगानुपात प्रवास तथा जनसंख्या वृद्धि जैसी
विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का जनांकीकी से क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस सारी चीज आप लोग कहाँ पढ़ रहे होंगे, जनसंख्या भूगोल में पढ़ रहे होंगे, है ना। कहाँ पर कितना सेक्स रेशियो है ना, कहाँ पर लड़के ज्यादा है, कहाँ पर लड़कियां कम है, कहाँ पर बर्थ रेट बहुत हाई है ना, कहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, सब कुछ कहाँ पढ़ रहे होंगे हम लोग, यही पढ़ रहे होंगे जनसंख्या भूगोल में। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, ये मेरे भाई आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला मेरे भाई आपका क्या आता है, अगला आपका आता है मेरे भाई क्या, तो आर्थिक भूगोल। अगला जो है वो आपको आता है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। मानव भूगोल की शाखा में मानव के आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पादित वस्तु तथा विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो विनिमय है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। अब जब यहाँ पर आर्थिक आ गया तो याद रखो यहाँ पर सारा काम कैसा होगा, इकोनॉमिकल होगा, है ना। आदान प्रदान की बात होगी, वस्तुओं के उत्पादन की बात होगी, है ना, उसके वितरण की बात होगी, ठीक है, उसका विनिमय का माध्यम कैसा, इसकी चर्चाएं हो रही होंगी कहां पर, आपके आर्थिक भूगोल में, है ना। इसके उपक्षेत्र में संसाधन भूगोल आएगा, कृषि भूगोल आएगा, उद्योग भूगोल आएगा, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एवं पर्यटन का भूगोल आएगा। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग शामिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी आपने देखे हैं वो सब किसके पार्ट है, आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट है, मानव भूगोल के पार्ट है, क्लियर है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जनसंख्या भूगोल, ठीक है। चलिए चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये टॉपिक आपका क्या है, अरे भैया तुम्हें क्या हो जाता है चच्चा, भैया अगला टॉपिक कहता है मानव भूगोल के उपागमों का विकास क्रम, है ना। मानव भूगोल के उपागमों का जो विकास का क्रम है ना, ये विकास का क्रम मांग रहा है कि कैसे कैसे विकास आगे बढ़ रहा है ना, कैसे कैसे पहले हमने स्टार्टिंग फॉर्म में सिर्फ अन्वेषण किया था, पहले शोध किया था, लेकिन धीमे धीमे हम आज कुछ क्या करने वाले, आज हम लोग एक नई सिनेरियो में आ चुके हैं, है ना, ये उसकी चर्चा कर रहा होगा। अब ये जो विकास क्रम है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, ये जो अप्रोचेस वो धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। पहले स्थितियां क्या थी, अब स्थिति क्या है, उसके बारे में चर्चा हो रही होंगी, है ना। अब ये जो उपागम का विकास क्रम है, ये मेरे भाई कोई एक दिन की बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगा है। पहले हो सकता है कि हम सिर्फ इस बिंदु तक सोच रहे होंगे, आज हो सकता है हम लोग इस बिंदु तक सोच रहे हैं, और हो सकता है आगे आने वाले समय में हम इस बिंदु तक सोच, या इस पूरे गोले तक सोच रहे होंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो यात्रा क्या वो एक दिन की है, नहीं, इसमें कई वर्ष लग गए, है ना। इसमें क्या लगे, इसमें कई वर्ष लग गए। तो ये कोई एक दिन का क्षेत्र नहीं है, ये कोई एक दिन का कार्य नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। अब उसी विकास क्रम को हमको पढ़ना है कि कैसे कैसे हम विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला चित्र क्या कहता है, आरंभिक औपनिवेशिक काल। आरंभिक औपनिवेशिक काल, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, उत्तर औपनिवेशिक काल। फिर 1930 का टिकट, फिर 1950 से 1960, 1970, 1919 और अभी तक का समय, ठीक है। चलिए अब इसमें जो आपका जो पहला वाला मामला है वो क्या है, मानव भूगोल के उपागमों का जो विकास क्रम है उसमें पहला मामला क्या है, पहला आरंभिक औपनिवेशिक काल। इस काल का समय क्या है, तो बेटा इस काल का समय 15 से लेकर के 7वीं शताब्दी तक माना जाता है ना। इस काल में क्या होता है, अन्वेषण हुआ था एवं विवरण उपागम का विकास हुआ था, है ना। अन्वेषण, नई नई खोजें, है ना, नई नई खोजों के लिए क्या थे, लोग निकलने लगे थे। यहीं पर आप देखेंगे कि जितने भी आपने नाम सुने होंगे, चाहे वो आपने नाम सुना होगा कैप्टन कुक का, चाहे आपने नाम सुना होगा बार्थोलोम्यू डिगाइस का, चाहे आपने सुना होगा वास्को डी गामा, कोलंबस का, वो सब इसी से संबंधित है ना। पहली बार क्या था, वो लोग निकले थे और चीजें खोजने में उनकी इच्छाएं थी, है ना। नई नई जगह को वो जानना चाहते थे, नए नए समुद्री मार्ग की वो लोग खोज करना चाहते थे। वो सब कुछ किसमें था, आपका इसी में था, आरंभिक औपनिवेशिक काल में। इस अवधि में साम्राज्य और व्यापारिक क्षेत्रों का विस्तार हेतु नए नए देशों की खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहन किया गया था। हेनरी द नेविगेटर, है ना, नाम सुने हो, उसने कहा था भैया जाके खोज किया नई नई चीजें, ठीक है। तथा प्राप्त भौगोलिक ज्ञान को मानवीय पक्षों को महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया गया था, है ना। तो नए नए कुछ ऐसे कुछ राजा थे जो जानना चाहते थे, है ना, और कुछ ऐसे खोजकर्ता थे जो नई नई जगहों पे जाना चाहते थे, है ना, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना चाहते थे। तो ये सब प्रारंभिक काल है ना। और इसी काल में आप देखेंगे कि उनके जो उपनिवेश थे वो भी स्थापित हो गए, आप देखिए ना, जब वास्को डी गामा आता है हिंदुस्तान में,
और जब वापस जाता है तो पहली बार कौन आया हिंदुस्तान में? तो पुर्तगीजी तो आए ना, है ना? चाहे मैं पुर्तगीज की बात करूं, चाहे मैं डच की बात कर लूं, है ना, चाहे मेरे भाई मैं अंग्रेजों की बात कर लूं, चाहे मैं फ्रांसीसियों की बात कर लूं, इन्होंने क्या किया? अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए किए ना इन्होंने। तो भैया ये लोग आए, खोजे की, नई नई जगह देखा, उसके साथ साथ अपने उपनिवेशों को भी वहां पर स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्या था? अगला आपका उत्तर औपनिवेशिक काल, है ना। इस काल में क्या था? अगर मैं बात करूं तो बेटा इसकी इसकी समय अवधि क्या है? तो 18 से 19 सेंचुरी। इस समय क्या था? औपनिवेशिक काल कमजोर पड़ रहा था, है ना। कुछ कुछ देश स्वतंत्र होना प्रारंभ हो गए थे। तो ये क्या, इस समय प्रादेशिक उपागम का विकास भी हुआ था, है ना। इस दौरान क्या था? प्रादेशिक उपागम का विकास हुआ था। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं तो अगर मैं किसी उसकी, हाँ, अगर मैं विश्व के मानचित्र की बात करता हूं तो किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश की बात थी, है ना, और वहां पर किस प्रकार का विकास हो रहा है, वहां पर कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशन है, उस पर वहां पर ध्यान दिया गया था, है ना। एक लंबे से क्षेत्र पर, एक लंबे से प्रदेश पर, है ना, कि वहां पर क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, उस पर ध्यान दिया गया था, है ना। इस उपागम द्वारा प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि समस्त प्रदेश क्या है? पृथ्वी का भाग है ना। यह सोचा गया था कि जो पूरा प्रदेश है वो किसका भाग है? उसका पृथ्वी का भाग है ना। तो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, आगे क्षेत्र आएगा, लेकिन अभी क्या था? अभी उस पूरे प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो उस पूरे प्रदेश की चर्चाएं हो रही थी, और उस पर क्या था? उस पर इन लोग का शोध चल रहा था, उस पर इन लोग के क्रियाकलाप चल रहे थे, उस पर इन लोग की एक्टिविटीज चल रही थी, है ना। पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी के लिए समस्त प्रदेशों का क्या था? समझना आवश्यक था। तो ये कौन सा दौर है? ये उत्तर औपनिवेशिक काल है ना। ये उत्तर, पहला क्या था? पहले सिर्फ खोजें हो रही है ना, नई नई जगहों की खोज की जा रही। अब प्रदेशों में डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पर क्या व्यवस्था है, उन पर चर्चाएं हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो? पहला स्टेप था सिर्फ खोज कर देखना कि है तो क्यों है, कहां है, कैसे है। अब हम उस पर विस्तृत अध्ययन, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे अंतर युद्ध की अवधि या 1930 का दशक, है ना। 39 से 45 क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना। और इसी समय क्या हो रहा है? 1929 की महामंदी भी आ रही है। इस दौरान क्या था? अंतर युद्ध अवधि के मध्य 1930 के दशक में मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन की स्थिति आ गई। इस उपागम में कोई प्रदेश मानवीय तथा भौतिक पक्षों की दृष्टि से किस प्रकार और क्यों अन्य प्रदेशों से विलक्षणता, मतलब अंतर, हाँ, अंतर रखता है, इसकी पहचान में बदल दिया गया। क्षेत्रों की बात आ गई। अब पहले प्रदेशों की बात चल रही थी, अब क्षेत्रों की बात हो गई, और उसके हिसाब से क्या करना है? हमें अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इस उपागम में कोई प्रदेश मानवीय तथा भौतिक पक्षों की दृष्टि से किस प्रकार विलक्षण है ना, क्षेत्र विशेष में ही, उस पर क्या हो रही है? यहां पर चर्चाएं हो रही है। ठीक है, पहले खोज थी, पहले खोजना है, फिर क्या करना है? भौगोलिक प्रदेशों में बात करनी है ना, प्रदेश में, प्रादेशिक व्यवस्था, अब क्षेत्रीय। और दौर कौन सा है ना, समझ लो दौर कौन सा है? युद्ध की स्थिति भी है, महामंदी की स्थिति भी है, उस स्थिति में कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इंटरलिंक करिएगा। फिर समय और भी था, 50 और 60 का दशक आ गया, है ना। 50 और 60 का दशक आ गया, 16 डिकेड की बात हो गई। अब क्या हो रहा है? इसमें कंप्यूटर के माध्यम से काम हो रहा है, इसमें सांख्यिकी के माध्यम से गणनाएं की जा रही हैं, है ना, और परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया कि भैया अब तुम बताओगे, अब हमको बताए कंप्यूटर की मामला क्या है, क्या भूगोल है। लेकिन जब समय बीतता है ना, तो हमें नए नए परिवेशों को धारण करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम रिजिड होकर के सोचे नहीं हम ही सारा कार्य कर लेंगे, नहीं। किसने सोचा था कि हम कैमरे से पढ़ा रहे होंगे? किसने सोचा था कि आप फोन से पढ़ रहे होंगे? लेकिन कोविड के टाइम 2020 के बाद हमने इस बदलाव को देखा ना, तो वैसे ही क्या था? परिवर्तन ही तो हो रहा है। यही तो क्या विकास क्रम तो है ना, धीमे धीमे पर हम विकसित हो रहे हैं। कंप्यूटर क्या था? 1950 दशक में कंप्यूटर का आना क्या था? विकास की परिभाषा तो थी। इस काल में मानव भूगोल स्थानिक संगठन उपागम का विकास हुआ। इस काल में कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों द्वारा भौतिकी के नियमों का मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रयोग किया जाना था। मतलब इसमें भौतिकी के नियम भी आ गए थे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ज्योग्राफी बड़ा बहुत ही टच लेके निकलती है, किसका? भौतिकी का। ठीक है, इस उपागम का मुख्य उद्देश्य मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की क्या करना था? तो पहचान करना था। ठीक है, ये इनका विकास क्रम हो रहा। अब क्या होगा? अब 70 का दशक आएगा, है ना। अब क्या होगा? अब यहां पर 70 का दशक आएगा, और ये 70 का दशक क्या बोलेगा कि हमें अगर उपागम करना है, विकास क्रम को आगे आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा तो हमें व्यवहारवादी होना पड़ेगा, थोड़ा सा तो हमें
मानवतावादी होना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या आ रहा है, अब यहां पर ह्यूमैनिटीज आ रही है ना, ये परिवर्तन हो रहा है। इस काल में मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम जन कल्याण हो गया था, है ना। और इस काल में मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में सन 70 में 3 नवीन विचारधाराओं का समावेशन हुआ। क्या था वो? मानवतावादी, क्या था वो? आमूलवादी, और क्या था वो? व्यवहारवादी। इस विचारधाराओं के माध्यम से क्या था? मानव भूगोल के क्षेत्र का अध्ययन हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम आगे एक बार में देखेंगे कि देखो क्या ह्यूमैनिज्म क्या है। ये विचारधारा मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और मानवीय अनुभवों पर केंद्रित थी, जिसमें लोगों की चेतना और स्वतंत्र निर्णय को क्या था? सर्वोच्च महत्व दिया गया था कि आपका विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या हम मानवतावादी दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम चीजों को इतना ज्यादा कटु क्यों बना दे कि उसको एक्सेप्ट ना कर पाए? क्या कोई एक बीच का माध्यम नहीं निकल सकता? ये वो विचारधारा कह रही है ना। फिर आमूलवादी विचारधारा, ये गरीबी और असमानता के लिए पूंजीवाद को जिम्मेदार मानती थी। क्या कह रही है ये कह रही कि समाज में इतनी बड़ी खाई क्यों है भाई? अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, क्यों भाई? सभी तो काम कर रहे हैं। तो ये उसको अपोज कर रही है। ये कह रही है कि पूंजीवाद ने ये सारा काम किया है, और हमने पूंजीवाद कहां पढ़ रखा था? कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, है ना, कि किस प्रकार से ये लोग उसको अपोज कर रहे हैं। ये सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु मौजूदा व्यवस्था में क्या कर रही है? तो क्रांतिकारी बदलाव पर जोर दे रही है कि अगर कोई दिक्कतें हैं, अगर कहीं पर इनइक्वालिटी है, तो उसे खत्म होना चाहिए। और ये तो आज भी व्यवस्था है ना, आप इसको आज इंटरलिंक करके देख लो। हम जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो क्या सोशल जस्टिस में किसी एक परिप्रेक्ष्य को देखा जाता है या किसी एक पक्ष को देखा जाता? नहीं, यहां पर सभी पक्षों की बात होती है। हम क्यों ये कहते हैं कि मेल और फीमेल बराबर नहीं हो सकते? क्यों कहते हैं भाई? क्यों लड़कियां सारा काम घर का करेंगी, क्यों लड़के बाहर का काम करेंगे? ये एक परिवर्तनशील सोच है, इस उपागम में नहीं, आज की भी व्यवस्थाओं में। हम 21 सेंचुरी में, लेकिन फिर भी आज हम इसको फेस कर रहे हैं। तो क्या ये सोशल जस्टिस है? क्या ये सामाजिक न्याय है? नहीं ना। तो यही परिवर्तन उस समय भी लोगों ने देखा, है ना। और इसी परिवर्तन की उन्होंने क्या की? तो बात की। अगला क्या था आपका? व्यवहारवादी था ना, ठीक है। चलिए देखिए, ये कहां जुड़ा था? ये आपका 70 जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्या था? अगला आपका है 1990 के दशक और उसके बाद या अभी तक में। इस काल के दौरान भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद उपागम का विकास हुआ। इस काल में वृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की उपयोगिता पर प्रश्न उठने लगे थे। इसमें अपने आप में प्रत्येक संदर्भ की समझ के महत्व को क्या किया गया था भैया? उस पर अधिक बल दिया गया था। जब हम इस वाली बात को, जब हम इस पर देखते हैं, तो लगता है कि यार ये एक संपूर्ण विश्व की बात ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बैठा व्यक्ति कोई भी सिद्धांत दे दे और वो कहे भैया तुम इस पर लागू कर दो, तो पॉसिबल है? हो सकता है कि वहां की व्यवस्थाएं अलग हो सकता है वहां का कार्यक्षेत्र अलग हो सकता है वहां की कंडीशन अलग हो। आप कैसे इस बात को डिपेंड करेंगे कि जो यहाँ है वो यहाँ पर भी है? तो जब 90 का दशक आ रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर उत्तर आधुनिकवाद उपागम का विकास हो रहा है ना। और नई नई डेफिनेशन आ रही है, और इस बात को अपोज कर रही है कि एक जो आपकी क्या बोलते हैं थ्योरी है, उसको सब पर लागू करने से पहले भी हम वहां पर ध्यान देंगे, है ना। तो ये विकास का क्रम है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि कोई चीज यहां से स्टार्ट होती है, फिर वो यहां पर उससे बड़े क्षेत्र में, फिर उससे बड़े क्षेत्र में, और फिर उससे बड़े क्षेत्र में, लेकिन धीमे धीमे इसमें परिवर्तन होता है। ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है, इसको करने में शताब्दियां बीत जाती हैं, दशक लग जाते हैं, तब जाके व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन क्या ये आज रुक गया? हो सकता है इस समय भी चल रहा हो, 1990 के दशक के बाद और उसके बाद भी, आज भी 21 सेंचुरी में भी चल रहा है ना। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, नई नई व्याख्याएं आती रहेंगी, उससे हम रूबरू होते रहेंगे। किसी एक व्याख्या को मान करके ही सारा कार्य कर लेना, यह भूगोल कतई इसकी इजाजत नहीं देता, है ना। क्योंकि समय के साथ व्याख्याओं में परिवर्तन भी होता है, लोगों की थ्योरी में परिवर्तन भी होता है, और क्योंकि आपके सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है कि आज के पहले जो लोग थे, वो हो सकता है इस व्यवस्था को कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि दूर बैठा बच्चा कैसे किसी कैमरे के माध्यम से किसी शिक्षा से पढ़ सकता है। वो हो सकता है इसको आप अपोज कर रहे होते, लेकिन आज इसकी नीड है, और आज ये फुलफिल भी हो रहा है
है ना। तो ये क्या है, क्या ये विकास नहीं है, क्या ये विकास का क्रम नहीं है? ये हो सकता है 1950 में असंभव हो, लेकिन आज 2026 में तो पॉसिबल है ना। क्यों पॉसिबल है? समय परिवर्तित हुआ है। जैसे जैसे आपका टाइम बदलेगा वैसे वैसे आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, है ना। और जब आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप क्या बनने लगते हैं, आपका विकास होने लगता है। विकास भी कैसे होगा, जब आपकी तकनीकी बहुत उज्जवल होगी, आपकी बुद्धि बहुत प्रकांड होगी और आपका कौशल बहुत उन्नत होगा, तब आप लोग क्या करेंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो भैया ये जो तुम्हारी पूरा स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो आपके इस चैप्टर का था। क्या इसमें कुछ और बचा हुआ है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, नहीं बचा हुआ। ठीक भैया, तो भैया ये हमारे कौन है, हमारे टॉपर हैं, ये भैया सब हमारे टॉपर हैं। ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं यहाँ पर अपनी फोटो लगवाना तो भैया फटाफट फटाफट जुड़ जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ आपको मिलने वाला कितने में, तो मात्र 51 रुपए में सब कुछ आपको मिलेगा भैया, मात्र 51 रुपए में। पूरे साल लाइव क्लासेस होंगी, टॉपर के नोट्स होंगे, है ना। आपको मिलेगा डीपीपी फिट है, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, टॉपर गाइडेंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब कुछ आपको यहाँ पर मेरे भाई क्या था, सब कुछ आपको मिल रहा होगा। लिंक क्या करना है भैया, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ऐप को आपको डाउनलोड करना है भैया और यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को ले लेना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ को आपको यहाँ पर ले लेना है। ठीक है भैया, तो ये क्या था, ये आप लोग का था मेरे भाई क्या, अध्याय नंबर 1। ये मेरे भाई आपका क्या था, ये आपका अध्याय नंबर 1 था, है ना। मानव भूगोल हमने पढ़ा, क्या भैया, हमने यहाँ पर आपका पढ़ लिया मानव भूगोल। अब एक बात और याद रखो, इस मानव भूगोल को आपने पढ़ लिया, अब इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो याद रखना मेरे भाई, इसकी परिभाषा, है ना। किन्होंने इसकी कौन सी परिभाषा दी है, इस पर फोकस कर लेना। इसके बाद मेरे भाई जो प्राकृतिकरण है ना, इस पर तुम लोग थोड़ा सा जोर दे देना, है ना। और कहते हैं मेरे भाई तो उपागम पे, ठीक है, इस पर जोर दे देना। यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना सबसे प्रकांड है ना। यहां पर आपके प्रश्न बनने की जो संभावना है भाई वो सबसे ज्यादा प्रकांड है। और अगर इस पर तुम ध्यान दे दोगे तो बेटा ये वन शॉट इनफ है तुम्हारी पढ़ाई के लिए, फिर तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि मुझे यही पढ़ना, मुझे यही पढ़ना है। अगर तुमने इतना कर लिया मेरे भाई तो वो मोर देन इनफ होने वाला है। ठीक है, इसी उत्साह और उमंग के साथ कि तुम लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा करोगे, हमसे जुड़ोगे और विश्वास मानो, एक बार जुड़ के देखो, तुम्हें सच में लगेगा तुम इस समय दुनिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हो, ना सिर्फ मुझसे बल्कि हमारे साथ और भी जो टीचर्स हैं उनसे, है ना। एक बार आर्यविहान के इस प्लेटफॉर्म पर आओ और अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर दो कि इस साल डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट रैंक तुम्हारी लगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लूंगा विदा। मस्त रहना, व्यस्त रहना, स्वतंत्र रहना और लगातार पढ़ते रहना। जय हिंद, राधे राधे।